You would be very busy, but so if everybody is ready, sir. Yes. Shall we start, ma'am? So first, let's meet. एक मिनट, ये स्क्रीन आप हटाएंगे तो he can see. Can he see us now also? Yes. We have here Dr. Deepak Maiskar here. Sir, can you switch on your video? Yes. So, sir, you can see here our teachers, our staff, and we have here the youngest person that you can see here is our Dr. Mohanbhai Patel. He is the president of our organization and very, very dynamic, and you will yourself realize it by the end of the session. We also have here with us Dr. Ranjan Manyar. She is our in the management and medical doctor who has been helping us. The others you can see are all staff, and I am the one who's been talking to you, Deepa Sharma. So we can get started if everything is done. Can we start, Cheda sir? So yes, is the YouTube link okay? So we can. Yes. So sir, we can get started. Okay. Rana sir. Okay. Yes, ma'am. Yes. स्वागतम, सुस्वागतम, शुभ स्वागतम। मैं सुरेंद्र राणा और मेरे साथ को होस्ट मानसी घुले मिशन होप की श्रृंखला 3 में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सर्व विश्वाच चैतन्य चक्राच नियंत्रण आणि नियमन करणाऱ्या सर्व शक्तिमान देव देवताचं स्मरण कार्यक्रमाचं प्रारंभी करून त्या अनामिक ईश्वराच्या आशीर्वादाची इच्छा व्यक्त करूया एका श्लोकातून। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपद शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्ना मस्तुते। अर्थात ऐसे देवता को मैं प्रणाम करता हूँ जो कल्याण करता है, रोग मुक्त रखता है, धन संपदा देता है, विपरीत बुद्धि का नाश करके सद्मार्ग दिखाता है। ऐसे दिव्य ज्योति को मेरा परम नमः। एकत्र येणं ही सुरुवात आहे, सोबत राहणं ही प्रगती आहे, मदत करणं ही संस्कार आहेत आणि स्वागत करणं ही संस्कृती आहे। आजच्या या सत्राला उपस्थित सर्व मान्यवरांचं मी शब्द सुमनांनी स्वागत करते। रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज ऑफ टुडेज सेशन, प्रेसिडेंट ऑफ जनसेवा समिती डॉक्टर मोहनभाई पटेल सर, की स्पीकर डॉक्टर दीपक म्हैसेकर सर, द पिलर ऑफ मिशन होप डॉक्टर रंजनबेन मनियार, Dr. Bipin Bhai Mehta sir, and all the management members attending this session. Honorable Principal Madam Dr. Deepa Sharma, degree and junior college supervisors, teachers, students and parents. I take immense pleasure in welcoming you all to this third interactive session of Project Mission Hope. कोविड-19 महामारी ने समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित किया है। इस महामारी में कई लोगों ने अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को खोया है। इतना ही नहीं, समस्त समाज सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे समय में हमें अपनी जाति, धर्म, प्रांत इत्यादि से ऊपर उठकर एक सूत्र में बंधकर अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वाह करने की आवश्यकता है। पिछले एक कार्यक्रम में हमारी मैनेजमेंट के सदस्य डॉक्टर रंजन मनियार ने बहुत अच्छा कहा था कि જ્યારે બૂંદ થી બૂંદ મળે તે સાગર બને છે અને જ્યારે ડોરાથી ડોરા મળે છે તો ચાદર બને છે। यानी कि इन्होंने जो कहा कि जब बूंद से बूंद मिलती है तो सागर बन जाता है और जब धागे से धागा मिलता है तो एक चादर बन जाती है। इस दिशा में आगे बढ़ने और हमें एक सूत्र बांधने का जो काम किया है वो हमारी प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर दीपा शर्मा जी ने किया है। दोस्तों, जब हम महाराष्ट्र दिवस मना रहे थे
और महान विभूतियों और संतों के त्याग और बलिदान का योगदान का गुणगान कर रहे थे, उस समय मैडम प्रिंसिपल के मन में कई प्रश्न जन्म ले रहे थे कि हम इस समाज के लिए अपना योगदान कैसे करें, महाविद्यालय को समाज तक कैसे पहुंचाएं, अपने परिवार की हजारों छात्राओं तक कैसे पहुंचें, विशेषकर जो समाज के निम्न आर्थिक वर्ग से आती हैं, समाज में फैली भ्रांतियों को कैसे दूर करें। इन सब प्रश्नों के हल के रूप में जो उत्तर मिला उसे नाम दिया गया मिशन होप। मिशन होप एक उम्मीद या एक आशा नहीं है, इसे हम अपनी कोशिश से धरातल पर हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। Before I invite our next speaker, I would like to say a few lines for her. मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून दिल में जगाना पड़ता है। पूछा जब चिड़िया से कि आशियां कैसे बनाया, तो बोली हर रोज उड़ान भरनी पड़ती है और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। Yes, I request the captain of the ship, dynamic, visionary, courageous, great administrator, great leader, who leads by example, our principal madam, Dr. Deepa Sharma ji, to give welcome address and introduce Mission Hope. नमस्कार आदरणीय मोहन भाई, आज के हमारे स्पीकर डॉक्टर दीपक म्हैसेकर जी, रंजन बेन, मेरे सब सहकर्मियों, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमें YouTube में देख रहे हैं, बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स दूसरे कॉलेजेस के जिन्होंने आई थिंक चैट पे भी अपना नाम लिखा है, और YouTube चैनल देखने वाले हमारे बहुत सारे जो दूसरे पेरेंट्स या कम्युनिटी में जो हमारे कम्युनिटी में लोग हैं, आप सबका इस खास प्रोग्राम में विशेष स्वागत। आज के जो हमारे स्पीकर हैं उनके बारे में कहना चाहूंगी कि as everybody knows कि he is the COVID specialist advisor to the Honorable Chief Minister of Maharashtra. So everybody knows that how busy he must be. But I just made one phone call to him, and in fact not even a phone call, before that just a SMS, and he immediately said, Madam, I will come. So I'm very thankful to you, sir. And he is like we were discussing, IAS officer, and he has a big pages and work and so much of body of work he has done. But I think once you all will also talk to him, you will realize that जैसे वो पेड़ बहुत सारे उसमें फल आते हैं तो झुक जाता है और विनम्र हो जाता है. I think he epitomizes that. He is absolutely down to earth, simple, despite so many of his achievements. I welcome you to this college, sir. Thank you for spending your time with us. I would like to again say this, and I say it in every forum, every platform, that all of us, whether we are working here as staff members, whether we are a student in this college, but all of us must have done something good to be assembled together here in this college. We have our leader, Dr. Mohan Bhai Patel, like I introduced him earlier, the youngest person. So very, very dynamic, and always that why can't we do more? So whatever we are doing, he will have a vision of how much more can we go, how much more we can do, how much innovation can we bring in. So the management is very visionary, as all the students will also know that last year on their own, just when the COVID was starting in the month of March, I think lockdown started. In April, they took a decision that from next year, we will reduce 25% of the fees. On their own, they decided on that. Apart from this, the college has facilities like state-of-art facilities. The college is very well done and the infrastructure is very nice. And not a single paisa is ever taken from the students. It's the management that brings in the funds. It's the management who has the vision. So we are all very thankful that we are working with such a management. So I want to thank them, and also thank them that they always spare time for us and they are here. Ranjan, as was said earlier, is the pillar of this Mission Hope program. For every program, she is not only there, she brings in guests, she brings in new ideas. So thank you to you. और एक और बात कहना चाहूंगी, जो बच्चे यहाँ पे हैं, प्लीज आप में से बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं, मैं अभी थोड़ा सा मिशन होप के बारे में बताती हूँ. तो रंजन बेन आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट
मेडिकल एडवाइस भी दे रही हैं, होम क्वारंटाइन कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या करना है। सो मिशन होप शुरू हुआ इस साल, जब हम, जैसे बताया गया, 1 मई को जब हम महाराष्ट्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे थे, और हम सब ने सोचा कि खाली महाराष्ट्र में हम रहते हैं, कर्म भूमि है, तो शब्दों से ही नहीं, कर्म से, काम करके उसको अपनी हम दिखाएं कि हम महाराष्ट्र में हैं और योगदान कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इस प्रोजेक्ट में जुड़ गए, और मिशन होप के 2 पार्ट हैं। पार्ट ए है जो आज हो रहा है, कि इस तरह के लेक्चर्स हमारे पास पहले भी हुए हैं, फिर इमोशनल हेल्थ के लेक्चर्स होंगे अभी नेक्स्ट टाइम, जो स्पीकर आ रहे हैं उनके बाद एक मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट है, वो बताएंगे हम सबको कि कैसे अपने, हमें मालूम भी नहीं है मगर हमें शायद मानसिक तनाव हो रहा है, तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसको कैसे ओवरकम किया जाए, उसके बारे में वो बताएंगे हमें। इसके अलावा प्राणायाम क्लासेस, योगा क्लासेस हमारे यहाँ ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, फ्री ऑफ चार्ज। हर सुबह 7 बजे वो क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। दोपहर को दूसरा एक और बैच जो योगा के लिए होगा, वो भी अभी शुरू होने वाला है। और ये क्लास में मुझे बोलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि एक भी दिन अटेंडेंस कम नहीं होती है, पूरा जूम फुल होता है। बच्चे रोज सुबह आते हैं। हमारे जो सर हैं, हमारे खुद के फैकल्टी मेंबर हैं, मिस्टर प्रसन्ना सुनावने, ही really puts his heart into it, and इसीलिए बच्चे भी उनके साथ जुड़ गए हैं। I also want to thank him from this platform for all the help that he is giving to the college. Then we have 4 helpline that we have started. 4 helpline numbers हैं जिसमें बच्चे फोन करके अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं। अगेन इन हेल्पलाइन को जो मैनेज कर रहे हैं वो हमारे खुद के स्टाफ मेंबर्स हैं, और वो एक एक बच्चे से अच्छे से उनको पूछ के कि आपको किस तरह की मदद चाहिए, क्या आपको अनाज चाहिए, क्या आपको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, या डॉक्टर की हेल्प चाहिए, उस तरह से पूरा एक गूगल ड्राइव पे डेटा बना के अच्छे से उन्होंने किया है। और जैसा मैं अब बता रही थी कि आज से ही कुछ बच्चे आए थे जिनको आज से हमने अन्न देना का शुरू किया है। सो दैट इज अनदर थिंग। इसके अलावा हमारे पास जैसे बीएमसी के मैडम भी आने वाली है नेक्स्ट वीक। शी इज गोइंग टू शेयर कि बीएमसी से हमें क्या क्या मदद मिल सकती है, और कहाँ हमारे वार्ड में कहाँ कहाँ वो लोग जा सकते हैं, बच्चे जा सकते हैं। ये पार्ट ए है। पार्ट बी हमने सब टीचर्स ने, टीचर्स ने, पियून्स ने, स्टाफ मेंबर्स ने एक फंड कलेक्ट किया है। उस फंड में से डिग्री, ये एक ऐसा खास प्रोग्राम है जिसमें, नहीं तो हमारे डिग्री के प्रोग्राम्स अलग होते हैं, जूनियर के अलग होते हैं, लेकिन ये खास प्रोग्राम है जिसमें डिग्री, जूनियर, टीचिंग, नॉन टीचिंग सब एक साथ आके कॉलेज का प्रोग्राम बना के, इसमें उन्होंने एक अच्छा फंड इकट्ठा भी किया है, जिसमें से हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज की मदद कर रहे हैं, मेडिसिन देंगे अगर किसी को चाहिए, किसी को अगर कोई स्टूडेंट को कोई और प्रॉब्लम है तो वो भी हम इसमें से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो मैं आप सबका जो इस प्रोग्राम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से है, आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और हम आज ही हमारी मीटिंग हो रही थी, मैं तो ऐसी बात हो रही थी ये कब तक चलेगा, मैंने तो हम में से ऐसा बात निकली कि हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे महाराष्ट्र को जरूरत ही ना पड़े इस तरह के ज्यादा लंबा प्रोग्राम चलाने की, लेकिन हमारी तैयारी है कि 2-3 महीने तक हम चलाएंगे, जब तक लोगों के पास जो सुविधाएं हैं वो हो जाएं तब तक हम जरूर चलाना चाहेंगे। सो आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरीवन हु इज प्रेजेंट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ हैं, यहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटी के लोग भी हैं, जैसे किसी के घर में किसी को कोरोना हुआ है तो या ठीक हो गया है तो उसके मन में कुछ सवाल है, या किसी को और 2 सवाल है, तो प्लीज इस फोरम में आप पूछिए। इतने बड़े बड़े लोग, इतने जानकार लोग आपको किसी फोरम में मिल नहीं सकते, और ये तो ऑनलाइन है इसीलिए सब लोग समय निकाल के देते भी हैं, नहीं तो ऑफलाइन होता है तो आधा दिन तो ट्रैवलिंग में निकल जाता है। इसीलिए हर चीज का एक इसमें प्लस है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, एंड वी हैव रियली गुड स्पीकर्स। सो आई वेलकम आवर स्पीकर अगेन, एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस प्रोग्राम। थैंक यू। Thank you, ma'am. It is said that actions speak louder than words. मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू मैम। हमारे अगले जो स्पीकर हैं, उनको मैं बोलने के लिए बुलाने से पहले उनके लिए कुछ चंद लाइनें में बोलना चाहता हूं। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कदरदानों की, खुशबू नहीं मोहताज होती कदरदानों की। Yes, ladies and gentlemen, I am talking about respected Mohan Bhai Patel, educationist, environmentalist, industrialist, philanthropist, ex-sheriff of Mumbai, and above all, great human being. आदरणीय डॉक्टर मोहन भाई पटेल से विनम्र निवेदन है कि वे अपने ज्ञान के सागर से हमें अभिभूत करें। डॉक्टर मोहन भाई पटेल। नमस्ते राणा भाई, thank you very much for your very generous introduction. आज देखिए एक अच्छे से प्रसंग में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। If I were to be able to follow our chief guest today, Dr. Deepak Mahisekar, members of my managing committee, हमारी बहन दीपा शर्मा, principal, members of the faculty of the college, students, and all those who are watching this program. A great deal has been spoken about in the last 2 years and written about, shown about on the TV, a lot of it, about Corona and the COVID-19 pandemic that not only we, but the whole world is suffering from. It's a catastrophic loss the world over. And the losses are in terms of human life. It's great setback to industry and economic activity. A great deal of money losses caused by idle manpower, expenditure on the hospitals and medicines. It is therefore important, very important indeed, that we should study about this catastrophe, this disease, this ailment that has befallen on us. Not only on us, our country as a whole, and the world over. We should study the subject in depth so that we can overcome not only the problems and difficulties caused by this pandemic, but even more importantly, on how to allay and overcome the fears that are the result of this unfortunate situation today in which we have to live. Our college, under the guidance and leadership of our principal, Deepa Sharma, has worked out an excellent and effective program in this direction. Only last week, we conducted a 5-day-long program, a project totally dedicated to this cause and called Smartothon. And it was a very successful program, went off very well. Hundreds of girls participated in it, took advantage of it and learned quite a lot from what was shared with them by great experienced people, highly knowledgeable speakers. They shared with us, and more particularly with our students, their knowledge about Corona and gave advice and guidance on how to avoid being inflicted by this highly dangerous virus. But also, they showed us how effectively to get rid of it. This is
a national cause. And I'm glad that our college, our principal, our staff, all the members of the faculty and the students are contributing substantially toward the great necessity of the day. We have today in the same process, for the same cause, a highly experienced and knowledgeable person in Dr. Deepak Mahisekar. He is the advisor to the Chief Minister of Maharashtra and connected with all work that is going on in Maharashtra in dealing with the threat of COVID-19, the crisis that has been created. Dr. Mahisekar, our girls are very keen to listen to you. They are seeking your advice and guidance. And I'm sure we could have had none better than you for the purpose. So on behalf of Jan Samaj Samiti, sir, I welcome you. And we all look forward to hearing you. Thank you. Thank you, sir. As usual, thank you for your words of encouragement and strength. Sir has already shown us the path ahead. He said that we have to study about this disease in depth. So going ahead, overcoming the fears, going ahead, what we have to do already he has guided to us. We are really blessed, sir, that we have such a legendary person to guide us and motivate us all the time. Sir, we really feel that any of our program is really incomplete without your presence. Thank you, really. Thank you very much, sir. Thank you, Miss. Now I would like to introduce chief guest, key speaker of today's program, Dr. Deepak Mahisekar. He has done his Bachelor in Veterinary Science and Animal Husbandry from Mumbai Veterinary College. He has also done his master degree in the same discipline with gold medal from the same college. He has also completed his LLB and Diploma in Computer Science from Nagpur University. He is 2003 batch IS officer with 30 earlier years of service in various state departments. He has worked in different capacities as Deputy CEO, Project Director, and Assistant Commissioner in the Aurangabad Division. He has also worked as a CEO of Kolhapur and Collector of Chandrapur. Before retirement, he was working as a Divisional Commissioner of Pune. Currently, he is working as an advisor to the Chief Minister of Maharashtra, Chairman of State Environment Impact Assessment Committee, Chief Convener COVID-19 State Documentation Task Force. I request Dr. Deepak Mahisekar, sir, to address the audience. Good evening, everyone. It's a privilege to be amongst you, especially Dr. Mohan Bhai Patel, Sharma Madam, and all the staff and students of MD Shah Mehla College. Since last 1 year and almost now 3 to 4 months, we have been struggling with this virus. As has been told, I was the Divisional Commissioner of Pune, and as you very well know, the first case in Maharashtra came in Pune. That was on 9th March. So the first brunt of this virus was hit by Pune division, followed by, of course, Mumbai. On 12th March, we had cases coming in Pune. And for last 1 year or 1 year, 4 months now would be almost completing. We are yet to understand how this virus is behaving. ये किस तरह से affect करता है. I had been told that I should be multilingual. I mean, not stick only to English or Hindi. So I'm trying to, my Hindi is not that well, but मैं कोशिश करूँगा कि ये जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ है, तब से इसके साथ हम स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि how this virus is behaving.
We had our first wave, as most of the European countries had. And as they did have multiple waves after that, we already have our second. And we don't know how many further we may have to battle. In the course of my presentation, I will be explaining about it. But practically every day and every now and then, we are hearing something new about this virus. Your Mohan Bhaiji Patel, I appreciate at this age, he is advising all of you to study about it. And I wish and I advise, study it from original sources rather than WhatsApp University. WhatsApp University would be telling you a lot of things which are not at all relevant, which are not at all real, and which are not at all contextual. So the best thing to read about it is few authentic websites, may it be World Health Organization, may it be CDC, may it be Ministry of Health and Family Welfare. These are few world websites which would give input about how this disease is progressing and what is happening both to the virus as well as to the mankind. This particular virus, it's a fight between humanity and the virus itself. With your permission now, I'll start my presentation, and I would request host to permit me to share my presentation. I think the sign that I'm getting is host has disabled my presentation. So I would request host to permit. Please look into it, Hiten bhai. Yes, ma'am, it is Yeah. permitted. Yeah, I got it. Thank you. Yeah. So why I'm talking to you all, Dr. Sharma madam did mention that she spoke to me on phone and I immediately agreed to it. But for the simple reason, I had been talking to various agencies, various institutes. Last week, I did speak to Pune University and Marathwada University. And I'm going to talk at this month end to the Yashwantrao Chauhan Open University. Because my firm conviction is that this is not a war which could be fought in hospital. We cannot fight this particular battle. We cannot fight this particular war against this virus in hospital. It has to be fought in society and by the society. None alone, neither me, nor the government, nor the state government, nor government of India, any of us are competent enough, or efforts of us will not yield the result unless the society participates in it. And therefore, I wish that every member of the society must know ये क्या चल रहा है, हम क्यों बात कर रहे हैं कि पूरी सोसाइटी को हम इन्वॉल्व करने की, क्योंकि ये ऐसी एक वॉर है, युद्ध है जिसमें हम कतई ये हम जीत नहीं पाएंगे जब तक पूरी सोसाइटी इसमें हमारा साथ नहीं देंगी। ये वॉर ऐसा है कि जो हॉस्पिटल में कभी नहीं जीता जा सकता। You may be knowing the geometrical proportion in which the cases were increasing and are increasing in second wave. In the first wave, Maharashtra had somewhere around 24,577 as its peak on 17th September. But in this wave, we are having, Maharashtra had around 70,000, and at national level, we went from 97,000 to 4,23,000 plus. So the rate at which this virus is progressing, no infrastructure, health infrastructure will cope
cope with it. We have seen that last year when the virus struck Italy. Italy has one of the best infrastructure in the world, in fact, second best. But we were seeing people dying on road, people dying for bed, and therefore no country, leave apart a developing country like India, can cope with this virus in hospitals. And that's why I'm talking to people. That's why I'm talking to you all. We all know the first case was found in Wuhan, that's in Hubei province of China. That was in December 2019. In fact, the cases started coming in, or had started, reporting of the cases started on 1st of December 2019. The Chinese government waited, and it did wait till the end of the month. And at the end of month, they declared that there is a pneumonia of unknown origin in Wuhan city. And that's the time when world came to know that there is something unusual happening in China. But thank God, on 11th January 2020 itself, the Australian scientists and Chinese scientists studied the genome of the virus and established that it is linked to SARS coronavirus, the severe acute respiratory syndrome coronavirus, the infections of which we already had. That was on 12th of January, WHO, that is World Health Organization, said this novel coronavirus is the cause of the pneumonia of unknown origin in China. When this was progressing in China, simultaneously cases started coming up everywhere in the world. In fact, 14 January, the first case outside China was reported in Thailand. 30th January, we had our first case. And in a span of 2 to 3 days, we had 3 cases. All the 3 students had gone to Wuhan for their medical education and had returned back to China. ये सब चाइना को पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स थे जो मेडिकल वहां पढ़ाई कर रहे थे, वो 30th जनवरी को वापस आ गए. In fact, they came back on 27th January and one of them developed a symptom on 27th. और जब 27 जनवरी को ये सिम्टम्स उनमें आए तो वो सैंपलिंग यहाँ NIV को भेजा गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एट पुणे. And on 30th January, they said it's a same coronavirus. Till then, it was called as novel coronavirus, जिससे ये इन्फेक्शन हो रहा है. और उसी दिन WHO ने डिक्लेयर कर दिया कि ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न है, कि ये पूरे मतलब जग को या पूरे विश्व को ये खतरा है अभी इस वायरस से, और इसीलिए हेल्थ इमरजेंसी उन्होंने डिक्लेयर कर दी. 11 फरवरी 2020 को इस वायरस को नेम दिया गया SARS-2 COVID-2 बिकॉज वी ऑलरेडी हैड ए SARS-1. हमारे पास पहले SARS हो चुका था, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा. और इससे जो बीमारी हो रही थी उसको नाम दिया गया COVID-19. Why COVID-19? CO stands for corona, VI stands for virus, D stands for disease, and 19 stands for the year when this disease was first reported. And on 11th March 2020, WHO reported as a pandemic covering whole of the globe. मतलब आज तो ऐसी हालत है कि पूरे विश्व की सभी देशों में ये वायरस फैल चुका है, और सिर्फ फैल चुका नहीं, काफी उसने तबाही मचा दी है ऑलरेडी. Are pandemics new to India? No. The earliest reported pandemic in the world was way back in 5000 BC in China. That was also in China, surprisingly. चाइना में एक सिटी के पास खुदाई में एक जगह इतने डेड बॉडी या कंकाल मिले जिससे पता चलता है कि कुछ वहां ऐसा कुछ हो गया कि जिससे एक साथ ये लोग मर गए. एंड लैटर नोट वाज एस्टैब्लिश्ड
that it was not a natural event, but some infection because of which it had happened. और उसके बाद कई पैंडेमिक्स होते रहे. The last best known pandemic और इंडिया में जिसका काफी उसका इम्पैक्ट हुआ वो स्पेनिश फ्लू. स्पेनिश फ्लू एग्जैक्टली 100 साल पहले 1918-1919 में ये हुआ. ये H1N1 वायरस के से हुआ था. इसका ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था, लेकिन इसको नाम स्पेनिश फ्लू मिला क्योंकि उस वक्त पहला विश्व युद्ध चल रहा था और कई देश उसमें शामिल थे, तो उन्होंने नहीं डिक्लेयर किया उनके पास न्यूमोनिया हो गया है. स्पेन एक न्यूट्रल कंट्री थी, जैसे ही उनके पास न्यूमोनिया हो गया उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमारे पास न्यूमोनिया हो गया. लोग कहने लगे कि ये स्पेन से आया तो स्पेनिश फ्लू. इसका कोई रिलेशन स्पेन से नहीं था. द फर्स्ट केस केम इन अमेरिका, बट ये इतना स्प्रेड हो चुका था और almost 5 crore people died of it because of this pandemic. वर्ल्ड का 1/3 पॉपुलेशन उसमें इन्फेक्ट हो चुका था. और आज 100 साल बाद exactly 2019 में we had another pandemic of that magnitude. We had in between some pandemics, some epidemics, like we had SARS 2003. 2003 में हमारे पास SARS आ गया. 2009 में स्वाइन फ्लू आ गया जो H1N1 से ही कॉज किया था. 2012 में मध्य पूर्व कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट एशिया में मर्स आ चुका था. 2014 में इबोला आया. उसको भी सोच रहे थे हम कि ये शायद पैंडेमिक में कन्वर्ट हो जाए, बट फॉर्चुनेटली इट डिड नॉट get converted into a pandemic. Then Zika virus आया, and lastly हमारे पास आया निपाह वायरस जो हमारे पास मोस्टली केरला में था. बट ये सभी एपिडेमिक्स के तौर पर ही रहे, ये पैंडेमिक नहीं बने. SARS and swine flu, they did spread across the world, but they were not of the magnitude that we are seeing now. But definitely these were the histories of epidemic. And when I'm talking of epidemic or pandemic, I'm restricting only to viral epidemics. वैसे तो कॉलेरा, डेंगू ये तो हमारे पास होते ही रहता है, मलेरिया, इनके एपिडेमिक्स और उसके पैंडेमिक्स तो होते ही रहते हैं. मैं वायरस पर रिस्ट्रिक्ट करके बात कर रहा हूं. महाराष्ट्र मैंने जैसा कहा 9 मार्च को ये पहली केस आई. It was a tourist group which had gone to Middle East. 40 tourists, 3 from Karnataka, 37 from Maharashtra. They went on one by one, वो पॉजिटिव आने लगे. 9 मार्च को पहला पॉजिटिव आया, and within a span of 3 days, 17 of them were positive, and they were spread across Maharashtra, Nagpur, Yavatmal, Ahmednagar, Pune, and by that time, Mumbai also had its first case on 12th March. So ये महाराष्ट्र में इसका beginning था. It was beginning of this COVID cases in Maharashtra. We had already started preparing for it when the first came in Kerala, and we were prepared. When 9th March को जब cases आए तो we were prepared with isolation units, and we did shift them to isolation units. अब कोविड के बारे में ये जानना जरूरी है कि ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड, जिसको हम कहते हैं कि जब इन्फेक्शन आपको हो जाता है और उसके बाद आपको सिम्टम्स कब दिखते हैं. You would get the infection, but actually the symptoms will take its own time. तो उसमें 2 दिन से 14 दिन का पीरियड जाता है. Most common is 5 to 7th day. If you get an infection, if you get infected, then 5th or 7th day, ये इन दिनों में आपको उसके symptoms दिखने शुरू हो जाते हैं. But there are a few cases, especially in children and young ones, they may not show any symptoms at all. They would be perfectly all right.
some mild body ache, some mild headache. But otherwise, the symptoms are fever, cough, sore throat, fatigue, headache, loss of taste and smell. That's unpeculiar, this thing. In severe cases, difficulty in breathing, nausea, vomiting, diarrhea, loss of appetite, and disorientation. इसके सिवा अभी सेकंड वेव में इतने अलग अलग सिम्टम्स आ रहे हैं कि एनीथिंग एबनॉर्मल वी शुड सस्पेक्ट. फर्स्ट वी शुड रूल आउट कोविड एंड देन वी शुड गो फॉर एनी अदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. मतलब कहीं तरह तरह के सिम्टम्स बता रहे हैं, बट दीज आर क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ कोविड. कोविड ऑन द बेसिस ऑफ उसकी सीवियरिटी कितनी है, वो किस तरह से सिम्टम्स बता रहा है, उस पर हम क्लासिफाई करते हैं उसको असिम्टोमेटिक और प्री सिम्टोमेटिक, जिसमें मतलब कहते हैं कि सिम्टम्स बताता ही नहीं या बताने का जो भी टाइम है उसके पहले जो आदमी रहता है उसको. माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, क्रिटिकल, 5 टाइप्स. मोस्टली वी कैन से माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पल्स ऑक्सीमीटर. ये बहुत जरूरी है. इस पर आप लगा लो एंड यू स्टार्ट काउंटिंग योर ऑक्सीजन. ये जनरली मैं भी फर्स्ट इंडेक्स फिंगर में लगा रहा हूं, बट टू गेट एन एक्यूरेट रीडिंग यू हैव टू पुट इट इनटू मिडिल फिंगर. बीच का जो अपनी उंगली है उसमें लगाना है. एंड now the reading is 97. Any reading above 94, 95 is perfectly normal. You don't have to worry about it. The second reading it is showing is 86. That is my heartbeats. The heartbeats will come around 60 to 100 is normal. ये सबसे बेहतरीन आपको पल्स ऑक्सीमीटर जो कहते हैं उससे हमारे बॉडी में कितना ऑक्सीजन है इसका पता लगता है. रूटीन में इट हैज टू बी 95 to 100. एनीथिंग लेस देन 94 शुड गिव यू अ सस्पिशन. इसका मतलब ये होता है कि आपके फेफड़ों में कुछ प्रॉब्लम है, आपके लंग्स में देयर इज सम प्रॉब्लम एंड देयरफॉर यू आर नॉट गेटिंग इनफ ऑक्सीजन. जब अराउंड 94 रहता है, आई मीन in a mild patient you would find it is around 94, doesn't drop down much. हमारी सांस लेने की जो रेट है या कितनी सांसें हम लेते हैं 1 मिनट में, 24 से कम एक आम आदमी या माइल्ड आदमी 24 से कम 12 से 24 तक लेता है. इंडिविजुअल वेरिएशन रहता है. तो अगर 24 से नीचे ये माइल्ड में हमको बताता है कि 94 के अराउंड सैचुरेशन रहता है, 24 के नीचे सांसें रहती है. इन सम केसेस अगर लंग्स का इन्वॉल्वमेंट भी हो गया तो HRCT स्कोर 7 बताता है. उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा. अगर किसी को मॉडरेट कोविड हो गया है तो उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप होना शुरू हो जाता है. इट विल बिटवीन 90 to 94. सांस ज्यादा लेने लगता है, आदमी हाफता है, बातें कर नहीं पाता. He cannot complete his sentence in one go. He will stop talk. तो वो रेस्पिरेशन रेट उसका बढ़ता है क्योंकि वो ज्यादा ऑक्सीजन खींचना चाहता है, उसको कमी होती है ऑक्सीजन की. और जब ये 90 के नीचे सीवियर पेशेंट में निकल जाता है तो वो लिटरली हाफने लगता है. 30 रेस्पिरेशंस पर मिनट या उससे भी ज्यादा वो करने लगता है. तो ये सब जब हमको दिखती है, ये 3 टाइप के सिम्टम्स हमको दिखते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. अब इसके अलग अलग लैब रीडिंग है, इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा. I'll be sharing this presentation, you are recording it, but these are certain indicators. कई बार ऐसा होता है स्पेशली इन सेकेंड वेव में कि हमको पता नहीं चलता कि कोविड हो गया है उसको या नहीं हुआ है.
आरटीपीसीआर जिसको हम गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं वो भी कई बार निगेटिव आती है, फिर भी आदमी पॉजिटिव रह सकता है। तो उसको कैसा पहचाने? ये सब इंडिकेटर्स है जो हमको बताएंगे। न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट हमारे शरीर में जो पेशियां रहती है उसका एक रेशियो तय है। अगर वो रेशियो बढ़ जाता है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको इन्फेक्शन हो गया है। सीरम प्रोटीन बढ़ जाता है, फेरेटिन बढ़ जाता है, डी डायमर बढ़ जाता है। प्रैक्टिकली ये सभी इंडिकेटर्स आपको हायर वैल्यू साइड में तो इस तरह से अगर हम करते हैं, ये अगर हमको रिजल्ट हमारे सामने है तो हमको एक आइडिया आती है कि ये आदमी शायद कोविड पॉजिटिव हो सकता है। ऐसी सिम्टम्स बाकी बीमारियों में भी हो सकते हैं, बट अभी जितना स्प्रेड कोविड का हो चुका है, ये अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं तो पहले कोविड रोल आउट करना चाहिए। पहले कोविड की हमको संदेशा या उसको रोल आउट करना पड़ेगा। आरटीपीसीआर टेस्ट मैंने जिसके बारे में अभी जिक्र किया, ये सबसे गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट कहा जाता है इसको। दिस वायरस इज एन आरएनए वायरस। दो तरह के वायरसेस रहते हैं, आरएनए वायरस और डीएनए वायरस। जो आरएनए वायरस रहता है उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल रहता है, तो उसके लिए उसको रिप्लिकेट किया जाता है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस बनाया जाता है। और ये डीएनए सीक्वेंस फ्लोरोसेंट लाइट के सामने जब जाता है तो अगर वो क्वांटिटी एक सर्टेन क्वांटिटी में आ जाता है तो वो पॉजिटिव उसमें सिग्नल्स आने लगते हैं। तो हमको कितने साइकिल्स चलाने पड़े, उसके बेसिस पे ये उसको कोविड हुआ या नहीं, मतलब वायरस पार्टिकल कब हम डिटेक्ट कर पाए। जितना जल्दी डिटेक्ट कर पाएंगे उतना सीवियर कोविड है, ऐसा हम मानते हैं। तो मैक्सिमम इज 35 के ऊपर अगर ये साइकिल्स चले गए तो हम उसको बोलते हैं कि कोविड निगेटिव है, ये आदमी को कोविड नहीं है, क्योंकि उसमें अगर वायरस की मात्रा भी है तो वो इतनी कम है कि वो किसी को तकलीफ नहीं देगा और ना उसको भी कुछ होगा। तो ये कोविड पॉजिटिव, इसको साइक्लिकल थ्रेशोल्ड बोलते हैं। कितने साइकिल्स लगे ये आपको वायरस को ढूंढने में। अगर 10 या 12 साइकिल में आपको मिल जाता है तो इसका मतलब काफी वायरल लोड है, काफी आपको इन्फेक्शन है, इसलिए वो जल्दी हम उसको पकड़ पाए। तो इसीलिए सीटी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटी वैल्यू कई बार अगर आपने कई बार ऐसा होता है कि जैसे वो सैंपल लेने जाते हैं तो आपके नाक में नोस्ट्रल्स में कुछ ये डाल देते, उसका स्वैब डालते हैं, तो कई बार आदमी रिएक्ट करके ऐसे पीछे हो जाते हैं। तो उससे थोड़ा सा शायद अगर प्रॉपर कलेक्शन नहीं हुआ तो आदमी पॉजिटिव आएगा लेकिन वायरल लोड बराबर नहीं बताएगा। बट आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब वो आदमी को कोविड है। आरटीपीसीआर कभी भी गलत पॉजिटिव नहीं बताएगा, वो गलत निगेटिव बता सकता है। कई बार आपने सैंपलिंग में बराबर नहीं किया तो आप शायद उसमें निगेटिव आ जाओगे लेकिन आपको शायद कोविड होगा। तो इसलिए अगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है तो हम ये मान के चलना चाहिए कि हमको कोविड या जिसका भी टेस्ट किया है उसको कोविड हो चुका है। दूसरी टेस्ट जो की जाती है, दिस इज कॉल्ड रैपिड एंटीजन टेस्ट। ये 50% रिलायबल है। आरटीपीसीआर इज 71% रिलायबल। इन आरटीपीसीआर आल्सो 29% रॉन्ग रिजल्ट आ सकते हैं। सो कई बार ऐसा एडवाइस किया जाता है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट करो, क्योंकि वो 10 या 15 मिनट में हो जाती है। और अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट में आप पॉजिटिव आ चुके, इसका मतलब आपने वायरस एंटीजन डिटेक्ट कर लिया है, तो वो पॉजिटिव ही है, वो भी गलत पॉजिटिव कभी नहीं आ सकती। बट अगर वो निगेटिव आती है और आपको सिम्टम्स है, मतलब आपको खांसी है, आपको टेम्परेचर है और रैपिड एंटीजन टेस्ट निगेटिव आती है, तो दोबारा आरटीपीसीआर करवाई जाती है ताकि फिर एक बार हम कंफर्म करें कि यस
उसको हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट निगेटिव आने के बाद अगर उसको सिम्टम्स आए तो आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ जाती है। तो ये दो टेस्ट है कि जिस पर से हम पता कर सकते हैं कि आदमी को कोविड हुआ या नहीं हुआ। ये बहुत जरूरी टेस्ट है। आपने कल या परसों ही पढ़ा होगा, अभी रैपिड एंटीजन टेस्ट घर घर में कर सकेंगे ऐसा अब एक रेडी टू आप अपने घर में कर सकोगे ऐसी किट्स मार्केट में आने वाली है। शायद जून या जुलाई तक ही आ जाएंगे मार्केट में किट्स, ताकि आपको कहीं जाना ना पड़े। आप कोई डॉक्टर का एडवाइस लेके वो करवा ले, खुद का डॉक्टर को बता ले और कंफर्म कर ले कि आपको कोविड है या नहीं। तो ये रैपिड एंटीजन टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट को करीब 3.5 या 4 घंटे लगते हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट आपको रिजल्ट 10 या 15 मिनट में देती है। इसीलिए रैपिड एंटीजन टेस्ट कई बार डॉक्टर कहते हैं इमरजेंसी में एक आधा एक्सीडेंट हो जाता है, ऑपरेशन करना पड़ता है, तो पेशेंट आजकल सभी डरते हैं ये कोविड से। तो डॉक्टर भी सोचते हैं कि मैं पहले चेक कर लूं कि पेशेंट को कहीं कोविड तो नहीं है, तो उसका रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा लेते हैं। अगर वो निगेटिव आता है तो फिर वो ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं और सैंपल आरटीपीसीआर को भेज देते हैं। बट उनको इतना तो प्रिलिमिनरी इतना यकीन हो जाता है कि शायद इसको कोविड ना हो, क्योंकि उसका रैट निगेटिव आया है। और अगर पॉजिटिव आया है तो रैट मतलब कोविड पॉजिटिव उसको सोचते हुए जो भी एडिशनल प्रिकॉशन लेनी है वो लेते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट एक है जो 2 प्रकार की एंटीबॉडीज रहती है। जैसे ही आपको इन्फेक्शन हो गया, कई बार मैंने कहा कि असिम्प्टोमेटिक लोग रहते हैं, उनको इन्फेक्शन हो जाता है और बाद में पता ही नहीं चलता कि इन्फेक्शन हुआ था या नहीं। तो ये टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि इन्फेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, ये सोसाइटी में की जाती है कि कितनों लोगों को पहले इन्फेक्शन हो चुका होगा, ये जानने के लिए हाउ मेनी पीपल मस्ट हैव गॉट इट अर्लियर। और कई बार आउट ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट, जैसे मैंने 2 वैक्सीन ले लिए, मैंने बोला चलो हमारी एंटीबॉडी करवा दो, मेरे इसमें कितने एंटीबॉडीज आए। लास्ट मंथ माय सन हैड बिकम पॉजिटिव, तो मैंने बोला उसकी भी एंटीबॉडी करवा लो, हमने तो वैक्सीन लिया, हमको भी हमारी भी करवा लो, मी एंड माय वाइफ। तो हम सब की एंटीबॉडी हमने टेस्ट करवा ली। वैक्सीन में हमारी जितनी एंटीबॉडी बढ़ी उससे डबल उसमें थी, क्योंकि वो पॉजिटिव हो चुका था। उसके बॉडी ने ज्यादा उसको रेजिस्ट किया वो वायरस को, तो उसके बॉडी में करीब 12 तक पाई गई, जबकि हमारे इसमें 6 तक पाई गई एंटीबॉडीज। तो ये एंटीबॉडी आपको आइडिया देती है कि वो आदमी को पहले कोविड हो चुका था या नहीं हुआ है। आईजीएम अगर निकली तो वो आदमी को 7-8 दिन पहले कोविड हुआ है, और अगर आईजीजी निकलती है तो इसका मतलब 10-12 दिन के ऊपर ही हो गए। वो शायद 15 दिन होंगे, 1 महीना होगा, पता नहीं, बट ये पहले काफी पहले उसको हो चुका है। एक सीएसआईआर ने नई टेस्ट लाई है, फेलुदा टेस्ट बोल के, जो अभी आएगी, अभी मार्केट में आ रही है और काफी पॉपुलर की जाएगी। वो भी क्विक रैपिड एंटीजन टेस्ट जैसी ही है, बट वो कहते हैं कि उनकी एक्यूरेसी 99% है। ये भी मार्केट में आ रही है अभी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो टॉप ऑफ द स्लाइड पे मैंने लिखा हूं कि हमारे घर में अगर कोई पॉजिटिव आ जाए तो मैंने टेस्ट कब करना है। कई बार गलती से ऐसी एडवाइस की जाती है कि भाई तुम्हारे घर में कोई पॉजिटिव आ गया, अब जाओ आप भी कर लो टेस्ट। जरूरी नहीं। इनफैक्ट आप तुरंत जाने के बाद आपको फॉल्स निगेटिव टेस्ट मिल सकती है। आप 5 दिन वेट करें, आपके घर में कोई भी पॉजिटिव आ जाए, 5 दिन वेट करें, 5 दिन के बाद जाके टेस्ट करें। तब तक आपको अगर वो कोविड आप में कांटेक्ट कर लिया हो तो आप में इतना वायरस लोड आ जाएगा कि आप भी पॉजिटिव आओगे। अगर 5 दिन के पहले आपको कोई सिम्टम्स दिखने लगे, जैसे कि आपको फीवर आया है, आपको बुखार आया है, आपको खांसी आई है, आपको बहुत बदन दर्द कर रहा है, तो आप पहले चले जाइए,
फिर आप 5 दिन तक वेट करने की जरूरत नहीं। अदरवाइज 5 दिन वेट करे और जाए। मेरा बेटा पॉजिटिव आने के बाद मैंने और मेरे वाइफ ने 6ठे या 7वें दिन हमने टेस्ट किया। तब तक हम दोनों को कोई सिम्टम्स नहीं थे। तो 6ठे और 7वें दिन जब हम गए तो हम दोनों रैपिड पे भी निगेटिव आए और आरटीपीसीआर पे भी निगेटिव आए, क्योंकि हम दोनों ने कांटेक्ट नहीं किया था उससे। तो इसलिए ये जरूरी है। अगर आप नेक्स्ट डे निकल जाते हो, आपके घर में कोई पॉजिटिव आता है, तो आप निगेटिव आओगे, बट हो सकता है 2-3 दिन के बाद आपको फिर सिम्टम डेवलप होंगे। तो ये बेहतर है कि आप आपको आइसोलेट कर ले या क्वारंटाइन कर ले। और क्वारंटाइन और आइसोलेशन में थोड़ा सा फर्क है, माइनर फर्क है, मैं जो आगे बताऊंगा। तो उस तरह से आप आपको क्वारंटाइन कर ले और फिर बाद में 4 या 5 दिन के बाद आपकी टेस्ट कर ले। जैसा मैं कह रहा था कि कई बार ऐसा हो रहा है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट, आरटीपीसीआर सब में निगेटिव आ रहा है, लेकिन मेरे को तो खांसी आ रही है, मेरे को तो टेम्परेचर आ रहा है, मुझे तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो मैं क्या करूं? आई शुड गो फॉर 6 मिनट वॉक टेस्ट। जो मैंने आपको बताया, ये पल्स ऑक्सीमीटर, इससे अपनी रीडिंग ले लीजिए। ये रीडिंग समझो आपकी रीडिंग आ गई, जैसा मैंने बताया मेरी 97 आई थी या 96 आई, विच इज नॉर्मल, परफेक्टली नॉर्मल। मैं 6 मिनट चल लूं, थोड़ा सा तेज, थोड़ा सा ठीक, मतलब भागना नहीं है, थोड़ा फास्ट वॉक करना है, और उसके बाद फिर रीडिंग लूं। और इसमें अगर 3 पॉइंट का ड्रॉप आ जाता है तो जरूर मेरे में कुछ तो प्रॉब्लम है, मेरे फेफड़ों में कुछ तो प्रॉब्लम है, मैंने डॉक्टर का कंसल्ट करना जरूरी है। मैं पहले 98 था, अब मैं 93 आ गया, तो इसका मतलब 6 पॉइंट का ड्रॉप हो गया। तो इसका मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम इन विथ माय लंग्स एंड आई शुड विजिट द डॉक्टर। और डॉक्टर आने तक अगर सांस लेने में दिक्कत होती है तो आप प्रोन पोजीशन में, मतलब स्टमक पे आप लेट जाइए और डीप ब्रीथ लेना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन रहे। अब ये किसने नहीं करना है? अगर प्रेग्नेंट लेडी है या आपने 5-10 मिनट हुए खाना खाया, 1 घंटे के अंदर खाना खाया हुआ है, या आपको कोई स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम है, तो आपने ये नहीं करना है। इस हालात में आप एक करवट पे सो जाइए, राइट करवट या लेफ्ट करवट, वट एवर यू आर कंफर्टेबल, एंड स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रीदिंग। दैट विल गिव यू ऑक्सीजन। योर ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, तो जो बढ़ती है उसका वो कॉम्पेंसेट करने की ये बेस्ट तरीका है। जब तक कोई डॉक्टर नहीं आता या कोई आपको ऑक्सीजन की कोई ये नहीं मिलती, तब तक जो सीनियर सिटीजन है, ओल्ड पीपल है, ओल्ड मतलब सीनियर मतलब 70+ या 75+, या किसी को हृदय की बीमारी है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, उन्होंने 6 मिनट चलने की जरूरत नहीं है। उनके लिए 3 मिनट काफी है। 3 मिनट में ही उनका सैचुरेशन ड्रॉप हो जाएगा। उनको 6 मिनट चलाने की कोशिश भी मत करना, 3 मिनट चलाओ और आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है। तो उस हालात में आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आइसोलेशन, क्वारंटाइन के बारे में मैं बता रहा था। आइसोलेशन मतलब क्या कि जैसे मैंने कहा कि एक आधा कोई कंफर्म पेशेंट है, जैसा मेरा बेटा पॉजिटिव आ गया तो वो आइसोलेट हो गया, बट हम क्वारंटाइन हो गए क्योंकि हम सस्पेक्टेड थे, हम कोई कंफर्म पेशेंट नहीं थे, हम क्वारंटाइन हो गए। 7 दिनों के बाद हम जब निगेटिव आ गए तो हम नॉर्मल बन गए, हम तो क्वारंटाइन से भी बाहर आ गए, लेकिन वो आइसोलेट रहा क्योंकि उसको आइसोलेशन पीरियड 14 दिन का है। कोविड जिसको भी होता है उसके लिए आइसोलेशन पीरियड 14 दिन का है। क्वारंटाइन पीरियड ये बाहर गांव से जब आते हैं तो हम आपको 14 दिन की सलाह देते हैं, बट अगर 7 दिन के बाद अगर आपने कोविड टेस्ट करवा ली और आप निगेटिव आ गए तो आपको
उतना क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं. So quarantine is for a suspected person who is not a confirmed COVID case, whereas isolation is for a confirmed COVID case जो पॉजिटिव है, जिससे इस बाकी को इन्फेक्शन ना हो, इसलिए वो आइसोलेट करते उसको. HRCT स्कोर एक है. हमारे शरीर में जो फेफड़े है उसके 5 छोटे छोटे हिस्से है, 5 उसकी थैलियां कह सकते हैं, छोटी छोटी. हर थैली कितनी डैमेज हुई है. एक थैली अगर 5% डैमेज हो गई तो हम उसको 1 स्कोर देते हैं. अगर 5 से 25% डैमेज हो गई तो 2, 25 से 50 हो गई तो 3, 50 से 75 4 और 75% के ऊपर अगर डैमेज हो गई है वो, तो उसको हम 5 का स्कोर देते हैं. और ऐसे 5 थैलियां, तो अगर पांचों थैलियां 75% डैमेज हो गई है तो उसका स्कोर आएगा 25. और अगर कुछ भी डैमेज नहीं है तो 0. सो द स्केल इज बिटवीन 0 to 25. अगर ये स्कोर 7 का आता है तो आपको माइल्ड कोविड होने के चांसेस है. क्योंकि ये मैं किस लिए कह रहा हूं कि ये डैमेज कोई और इन्फेक्शन में भी हो सकता है. बट अगेन वही बात कहूंगा कि आजकल कोविड इतना फैल चुका है कि अगर ऐसा डैमेज आपको दिखाई दे किसी के बारे में तो फर्स्ट सस्पेक्ट इज कोविड. अगर ये 8 से 17 का डैमेज है तो ये मॉडरेट है. 18 के ऊपर अगर डैमेज है तो ये सीवियर डैमेज है, सीरियस है. आपको इसको तुरंत इसमें मतलब मेडिकल अटेंशन जरूरी है. ये डैमेज कितना हुआ उसके ऊपर से और बाकी के पैरामीटर्स कोरिलेट करके उसको एक रेटिंग सिस्टम दी गई है. आपका जब भी रिपोर्ट आएगा तो उसमें लिखा हुआ होगा CT साइकिल इतना, HRCT अगर किया है तो HRCT इतना और कोरैड स्कोर इतना. कोरैड स्कोर अगर 3 के ऊपर जाता है तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ यू हैविंग कोविड. इफ इट इज less than 3, then one has to go for further detection. ये जो वायरस है, ये वायरस कब ट्रांसमिट होता है एक आदमी से दूसरे आदमी को? ये एक दिन पहले जब आदमी सिम्टम दिखाता है, XYZ अगर पॉजिटिव है, वो एक दिन पहले आपको ट्रांसमिट कर सकता है और 4 दिन बाद तक ट्रांसमिट करते रहता है. मतलब जैसे ही आपके सामने कोई आता है और उसको सिम्टम्स है तो 100% he will transmit it to you. In fact, if you are in contact with him or her a day prior, he must have already or she must have already transferred it to you. So ये बहुत जरूरी है समझना कि कब ये ट्रांसमिशन मैक्सिमम होने के चांसेस है. और कोरैड स्कोर, HRCT स्कोर, ये दोनों के इस पर हम डिसाइड करते हैं कि वो आदमी को कोविड हुआ या नहीं. कोविड में एक बात सबने ध्यान में रखनी चाहिए, one has to keep it in mind that almost 80 to 85% people, they will not have any problem with COVID. They would be just all right. They will, वो जैसे सर्दी खांसी होती है वैसे होगा और वो ऑल राइट हो जाएंगे. उनको अस्पताल में जाना भी ना पड़े, जस्ट सपोर्टिव थेरेपी ले और वो फर्स्ट क्लास हो जाता है. बट कोमॉर्बिड, सीनियर सिटीजन्स, और अब तो हम देख रहे हैं कि इवन यंग पॉपुलेशन में ये कोविड दिख रहा है. भाई जिसको, किसी को डायबिटीज हो, किसी को ब्लड प्रेशर हो, किसी का किडनी बीमारी हो, तो उनको तो घर पे रखना not advisable. They should better go into a medical facility and should be there. But a healthy individual can remain in home isolation. अब उसने क्या करना है, उसके लिए एक अलग रूम चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके लिए एक अलग टॉयलेट चाहिए.
the people in the family should not use common toilet with the patient. Then he must take his temperature every 4 hours and keep a record of it, whether what is there any fluctuation in temperature, whether temperature is rising or jo bhi hai. 6-minute walk test he should conduct at least thrice a day. Saturation drop ho raha hai kya? One person should act as a companion. अब हम तो ये एडवाइस कर रहे हैं क्योंकि कोविड इतने घरों में हो गया है कि जो पहले ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव है उसको कंपेनियन कर दो, क्योंकि उसको दोबारा कोविड होने के चांसेस बहुत कम है. अगर उसको कोविड हो चुका है तो उसको ही कंपेनियन बना दो, वो उसका ख्याल रखेगा, उसको उसके साथ उसकी सर्विस भी करेगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी मस्ट हैव कॉन्टैक्ट ऑफ द डॉक्टर in case of emergency. Whom should we contact? दोनों ने मास्क यूज करना है, जो मदद करने के लिए उसने ग्लव्स भी यूज करने हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट आसान तरीका है 2D प्रिंसिपल. जो भी वो रूम में जाएगा, उसके पेशेंट के रूम में जाएगा, या तो उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा या तो उसको डिसइंफेक्ट किया जाएगा. उसको खाने के लिए आपने बर्तन में दिया, whenever they come out, disinfect it with 1% sodium hypochlorite or soap. Soap water is the best water. और ये अगर दोनों भी eventually आपके पास नहीं तो सीधा boiling water. That will disinfect. अगर कोई disposable plates वगैरह है तो उसको destroy करो, उसको कंटेक्ट मतलब एक कूड़ादान में रखो जो ढका हुआ होना चाहिए. And then you destroy it by burning so that the virus doesn't spread. Treatment, जैसा मैंने कहा, अभी तक there is no panacea drug जिसको हम रामबाण औषधि कह सके, ऐसी कोई नहीं है कोविड के लिए. अलग अलग ड्रग्स यूज किए जा रहे हैं और अलग अलग ड्रग्स ट्राई किए जा रहे हैं. Ivermectin, doxycycline, azithromycin जनरली सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो इसलिए दिए जाते हैं. टेम्परेचर बढ़ गया तो पैरासीटामोल या डोलो टैबलेट. विटामिन सप्लीमेंट टू इंक्रीज योर बॉडी इम्यूनिटी, जिंकोविट, विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन डी. सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोविड में ये है, कई बार या मेनी केसेस में कोविड वायरस आदमी को नहीं मारता, उसके वायरस के खिलाफ जो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है वो हमको मार देती है. क्या होता है कि जैसे ही वायरस हमारे शरीर में जाता है, हमारी जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है वो उसको मारने की कोशिश करती है. और इतनी इम्यूनिटी या हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं उसको, इतना बढ़ जाता है कि वो वायरस को तो मार ही देता है, लेकिन हमारे ही फेफड़ों पे अटैक करता है, हमारे ही हार्ट पर अटैक करता है, हमारे ही किडनी पर अटैक करता है. मतलब वायरस तो चले गया, बट अब हमारी इम्यून सिस्टम हमको ही खाने जा रही है. तो इसलिए एंटी इंफ्लेमेटरी डी में जो लिखा मैंने वो ड्रग्स देते हैं, टोसिलिजुमैब, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, बैरसिटिनिब और ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं. अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज्यादा दिए तो अब एक नए अभी हम सब पढ़ रहे हैं म्यूकरमाइकोसिस, उसके बारे में मैं एंड में बताऊंगा. मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है कि आपने इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी ने शुरू कर दिया, हाइपर इम्यून कर दिया तो आपकी बॉडी आपको डिस्ट्रॉय कर रही है. कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया है तो शुगर बढ़ जा रही है, दूसरा इन्फेक्शन आ रहा है वो आपको खतरे में ला रहा है. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हाउ टू ट्रीट द वायरस. रेमडेसिविर, काफी इसके बारे में लोगों ने सुना. लॉट हैज बीन टॉक्ड अबाउट रेमडेसिविर. One thing for sure, remdesivir doesn't make any difference as far as mortality is concerned. मतलब मरने वाला आदमी रेमडेसिविर से बच गया ऐसी चांसेस बहुत कम है. बट रेमडेसिविर आपका हॉस्पिटल स्टे कम करता है. Why?
रेमडेसिविर जो डुप्लीकेशन ऑफ वायरस होता है, वायरस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके शरीर में वायरस आने के बाद 9 दिनों तक वो रिप्लिकेट करते रहता है. It goes on increasing. So remdesivir stops that replication. तो वायरल लोड कम करता है ताकि आपको हॉस्पिटल में ज्यादा ना रहना पड़े. You recover early and you come back to your home. So that is remdesivir. remdesivir के बारे में काफी बीच में कई, मेरे को तो दिन में 17, 18, 20 फोन आते थे, सर कहीं भी कहीं से भी करो लेकिन रेमडेसिविर का इंजेक्शन दिलवा दो. सर प्लीज गिव अस टॉसिलिजुमैब, हमारा पेशेंट है, इधर है उधर है, सर किसी तरह से हमको ऑक्सीजन बेड दिलवा दो, हमको वेंटिलेटर दिलवा दो. Lot many calls used to come, and whatever there was shortage, so wherever we could arrange for, we used to arrange. अब जब पैंशिया ड्रग नहीं, जब रामबाण कोई औषधि नहीं है, तो हमने क्या करना है? हम पहले त्रिसूत्री करते थे, हम अब चौथी भी बता देते हैं. मास्क यूज करो, सैनिटाइजर हैंड वॉशिंग करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो और वैक्सीनेशन करवा लो. ये 4 आपको आज बचा सकते हैं. अब ये 4 क्यों करना चाहिए? क्यों मैंने मास्क यूज करना है? क्यों मैंने सैनिटाइजर यूज करना है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हम बोलते हैं कोविड के बारे में. तो सबसे व्हाई वी फियर कोविड, मैं तो कई बार बोलता हूं कोविड इज समथिंग लाइक अ डार्कनेस. हम जब डार्कनेस में जाते हैं तो हम डरते हैं डार्कनेस में. हम हमारे किसी भी कमरे में जाने के पहले लाइट का स्विच हम डोर के पास रखते हैं, क्योंकि पहले हम स्विच ऑन करते हैं और फिर अंदर डोर वो कमरे में जाते हैं. अंधेरे में जाने से हम डरते हैं. तो कोविड के बारे में वही है, वो अंधेरा जैसे, हमको कुछ पता नहीं कोविड के बारे में. सो वी आर अफ्रेड ऑफ कोविड. वी डोंट नो व्हाट विल हैपन. एवरीबॉडी थिंक्स कि अगर मेरे को कोविड हो गया और मैं मर गया तो एवरीबॉडी इज अफ्रेड ऑफ डेथ. और कोई ऐसा आदमी नहीं कि जिसको डेथ की या मरने की उससे डर नहीं है. तो आदमी डरता है. तो वाय टेक अ चान्स. मराठीमध्ये म्हणतात विषाची परीक्षा कशाला घ्यायची. द बेस्ट प्रिव्हेंशन इज क्युअर. So use surgical mask, use N95 mask or cloth mask. Everybody has its own protection. Surgical mask could give you a protection of almost 70%. This is what is a surgical mask we use. इसके एक ऊपर metal strip आता है, that should go up. You have to fit it on your nose so that there is no gap here, and properly ensure that there is no gap here as well. So pull it down, which covers your chin, and this gap is reduced. So no virus particle can enter your body. जैसे आपको पता है ये वायरस सिर्फ 3 रूट से जाता है, माउथ, nose and your eyes. These are the 3 routes through which the virus can enter. So use a mask, preferably surgical mask. Surgical mask cannot be reused. Once you use it for 8 hours, throw it away. और अगर ये if it becomes wet, इसको फेंक देना पड़ता है. In fact, any mask, if it becomes wet, you have to throw it out. We can use even N95 mask. That's the other way. It also has a metal strip here, which will fix up here. It's more tightly secured, and then never hold the mask from front side, because this is the area where maximum viruses will be there if you are moving around. So never, by chance agar touch kar liya, to wash your hands with soap, or alternatively use the strap to remove it or put it on. That's the way. You have to remove it this way and use it that. Cloth mask भी है. Cloth mask का protection कम है. And secondly, how this cloth mask is prepared is an issue.
वो क्वालिटी मास्क है या नहीं. बट cloth mask will also give you around 55 to 60% protection. अब हम ये मास्क यूज करते हैं because the viral particles from a particular individual XYZ is infected, उसके मुंह से, उसके नाक से या कहीं से भी जो वायरस पार्टिकल डिस्चार्ज होते हैं वो they go up to 4 to 5 feet, and especially if he is sneezing or coughing, it can go far long. And this virus will ensure that nothing comes out of his mouth and is spread in the air, the one who is positive. And at the same time, at the receiving end, you will not get the infection because you already are wearing it. So that's the advantage of the mask. And mind well, it was used 100 years back when we had Spanish flu. यही तरीके यूज किए थे उन्होंने. Social distancing, sanitation and mask. They never had RT-PCR. They never had any vaccination. They never had modern medicine. But ये तीन चीजें करके उन्होंने मास्क यूज कर लिए. तब तो N95 भी नहीं था, कपड़ों का मास्क यूज कर लिए. जिसको भी केस पॉजिटिव है उसको स्पेनिश फ्लू है उसको दूर रख दिया और उसके नजदीक नहीं गए. तो इतना ही करके उन्होंने कंट्रोल में लाया था 2 साल में. But they had to face 4 to 5 waves. Washing of the hands. किस लिए हम कहते हैं कि हाथ धोना चाहिए साबुन से? ये वायरस का स्ट्रक्चर है. इसमें जो ब्लू लाइनिंग आउटर कवरिंग आपको दिख रहा है, ब्लू और उसमें ऑरेंज है. तो ऑरेंज आर प्रोटीन कंपोनेंट्स और ये ब्लू इसको फैट लिपिड या चर्बी कहते हैं हम जिसको. ये चर्बी साबुन जैसा ही आपने साबुन का घोल बनाया, ये चर्बी डिसॉल्व हो जाती है. इसलिए कहते हैं कि 40 सेकंड हाथ धोइए. जैसे ही ये घोल इसको ब्रेक करता है, ये वायरस ब्रेक ओपन हो जाता है और मर जाता है. तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग यूज सोप, हैंड वॉश रिपीटेडली. बिकॉज अगर मैं टच करूं, ये कंप्यूटर को टच करूं, पर अगर वायरस है तो दैट मे कम टू माय हैंड. बट इफ आई वॉश इट विथ सोप एंड प्रॉपरली वॉश इट, वी कॉल इट सुमनियन. सीधा, उल्टा, मुट्ठी जो जिसके बीच में हम बोलते हैं मुट्ठी, इस अंगूठा, अंगूठे के बीच में, ये दोनों अंगूठे के बीच में, और नाखून, N is नाखून, your nails, because this is the place where the virus could be lodged. And lastly, M is mangat or wrist, that you have to wash. ये 6 जगह प्रॉपर वॉश करो, 40 सेकंड लगाओ, खत्म. वायरस विल बी डेड. साबुन यूज करो या सैनिटाइजर यूज करो. सैनिटाइजर भी वही एक्शन करता है, बट सैनिटाइजर ज्यादा लेना पड़ता है क्योंकि हर कोने में सैनिटाइजर पहुंचना चाहिए. दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग की हम बात करते हैं. एक दूसरे के पास से ना जाए. मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी ये देखते हैं, मैं बार बार सभी को कहता हूं, शायद लॉकडाउन 1 जून के बाद रहेगा, नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, बट प्लीज प्लीज आपके बायो बबल के बाहर किसी को अपने घर मत बुलाइए. व्हाट इज ए बायो बबल? जिसके साथ हम 24 घंटे रहते हैं उनका बायो बबल बन जाता है. हमारे फैमिली मेंबर्स जो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं, इनका किसी से संपर्क नहीं है, ये आपस में सिर्फ संपर्क है. जैसे ही वो बाहर जाते और किसी और के संपर्क में आते, ये बायो बबल ब्रेक हो जाता है. आपने देखा होगा आईपीएल में बायो बबल की बात चल रही थी. जैसे ही वो बाहर गए, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, पॉजिटिव आ गए, बायो बबल ब्रेक हो गया, आईपीएल खत्म हो गया. तो किसी को अपने घर मत बुलाइए, ना खाने पे, ना चाय पे, ना किसी के लिए. बहुत ही जरूरी हो एक आधे आदमी को मिलना है,
तो it is always better to meet him in open space. आपकी गार्डन हो या कोई मैदान हो जहां मिले, हवा जहां चलती रहे, और दोनों ने मास्क यूज करना है। घर में जब आप बुलाते हो, कम से कम पानी तो पिलाओगे, चाय नहीं तो उसके मुंह के ऊपर का मास्क नीचे आ जाएगा, एंड दैट्स इनफ। क्लोज एनवायरनमेंट में वायरस बहुत तेजी से फैलता है, बिकॉज इट डजंट मूव अलोंग विद एयर। जितनी एक कहते हैं कि एक रूम में अगर अच्छा सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन चाहिए, तो पूरी रूम में की हवा 12 बार 1 घंटे में बदल देनी चाहिए। सो फैन लगाना चाहिए, आपकी विंडोज ओपन रहनी चाहिए, डोर ओपन रहना चाहिए, ताकि हवा चलती रहे। और बेस्ट नॉट टू मीट, वर्चुअली मीट करो, जैसा मैं आपसे मिल रहा हूं, आप सभी से मिल रहा हूं। आई एम नॉट इन योर कॉन्टैक्ट, बट स्टिल आई एम विथ यू। Whatever I'm talking, you are getting me. Make a video call, make a audio call, but avoid personal contact. ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मुंह से जो बात करते वक्त, छींकते वक्त जो बाहर निकलते हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, उसमें वायरस रहते हैं, तो ये हमको अवॉइड करना चाहिए। मास्क यूज करो, N95 करो, सर्जिकल करो। आजकल तो एक नई हम एडवाइस करें, हम मतलब द टेक्निकल पर्सन्स आर एडवाइजिंग, यूज डबल मास्क इफ यू आर गोइंग इन अ क्राउडेड प्लेस, if you are going on station, if you are going on in a hospital, use double mask to have additional protection. मुझे लोग कई बार पूछते हैं कि सर डबल मास्क से बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। मैं उनको कहता हूँ एक बार ऑक्सीजन मास्क लगा के देख लो, फिर पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा कंफर्टेबल है। Then you will realize why it is essential. बहुत तकलीफ होती है, घर वालों को तो होती है, उसको जो पीड़ित है उसको तो होती ही है। I have lost my 6 relatives in this epidemic, and in this second wave 5. तो ये बहुत खतरनाक है। I mean, and practically I'm hearing about someone, and this I'm talking of my relative, my close ones, my dear ones, कितने गए उसका तो हिसाब ही नहीं रख पा रहा हूँ। So it's better take precaution, go ahead. Then apart from these things, social distancing, कहीं जाना है तो 6 फीट की दूरी रखिए। Avoid crowded places. Don't go to a place where there is a crowd. Wash your hands with soap or sanitizer. I always prefer soap. You may carry in your purse, वो पेपर सोप आते हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं, उसको कैरी कीजिए। इट्स एडवाइजेबल टू यूज सोप। सैनिटाइजर कई बार 70% प्लस अल्कोहल उसमें चाहिए, और सैनिटाइजर की एलर्जी भी किसी किसी को हो सकती है। सो बेटर यूज सोप। वैक्सीनेशन, कई बार लोग मुझे पूछते हैं सर कौन सा वैक्सीन अच्छा है, मैं बोलता हूँ जो मिल रहा है वो सबसे अच्छा है, बिकॉज यू डोंट गो फॉर चॉइस। आज कोवैक्सीन है तो कोवैक्सीन लीजिए, कोविशील्ड है तो कोविशील्ड लीजिए, कल स्पुटनिक आ रहा है तो स्पुटनिक लीजिए, जिसको फाइजर मॉडर्ना मिलता है वो लीजिए। एनी वैक्सीन विल गिव यू प्रोटेक्शन। Degree of protection may vary 5-10%, but being non-vaccinated will make a difference of 100%. So that is what is important. Take whatever vaccine, whichever is available. Second wave of COVID QI. As you know, this year it started in February, March. I had predicted that it will be coming sometime in February end, and this I had predicted in November 2020. I had said that it would come, but frankly speaking, I also never thought that this would be such a big wave like a tsunami. I thought it would come, and we were getting prepared for it, but it came like a tsunami. Why it happened so?
January we started vaccination. Everybody thought कि vaccination has started, so अब खत्म हो गया, अब कोविड खत्म. There is no, अब कोविड की कोई डर नहीं है. 16 जनवरी को जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो इतना स्मॉल population, not even 1%, not even 0.1% was vaccinated. But people thought vaccine has come, COVID is finished. Marriages हुए, parties हुए, dining out शुरू हो गया. And simultaneously the virus mutated. There was a double mutation, L452R, which increases its infectivity, E484Q, जिससे वो हमारी इम्यूनिटी से बच पा रहा है. ये दोनों कॉम्बिनेशन की वजह से डेडली कॉम्बिनेशन हो गया. And we saw such a surge in March, April that every, और पहली वेव में महाराष्ट्र सबसे अफेक्टेड था. इस वेव में प्रैक्टिकली ऑल स्टेट्स गॉट अफेक्टेड. आरटीपीसीआर नेगेटिव आने लगा, but still people were positive. The infection directly went to lungs. People came to hospital with HRCT score of 20 plus, और उनको पहले किसी ने बताया नहीं कि आपको शायद कोविड हो सकता है, बट वो सीधे आए और HRCT करा तो डायरेक्ट 20 का स्कोर आ गया. रेमडेसिविर का शॉर्टेज हो गया, ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो गया, टोसिलिजुमाब का शॉर्टेज हो गया, बेड क्राइसिस हुए. नाउ what about third wave? It will come any time after July, August to October. It will hit again, and again in March next year. We are likely to see another 1 or 2 waves because the vaccination will have to be more than 75%. और कई बार ये कहा जा रहा है कि थर्ड वेव में it would be the children which would be affected most. ये आपने भी सुना होगा. Why this is being said? सिंपल थिंग है, पहली वेव में सब बुजुर्ग अफेक्ट हो गए, मतलब काफी. So there were hardly any बुजुर्ग left to catch the virus, to catch them. और जो बच गए वो घर में ही बैठ गए, वो बाहर निकले ही नहीं. They knew कि फर्स्ट में बहुत प्रॉब्लम हो गया, बाहर नहीं निकलना है. So who were left? The young ones. They thought nothing would happen to us. In last fortnight, I have seen cases of 20 to 40 age group में कम से कम 10 to 15 death in my known cases. मेरे परिचय के 10 या 12 डेथ हो चुके, जो 20 से 40 के एज ग्रुप में थे. अब उनको भी इन्फेक्ट कर दिया तो बचेंगे कौन? तो बच्चे. So therefore, the doctors are predicting that the third wave could be very serious or will affect more to the children. तो हम इसको कैसा बचाना है? मैं तो कहता हूं कि थर्ड वेव कितनी तेजी से आएगी, कितनी बेकार आएगी, ये दो ही लोग ठहराएंगे. There are two entities which will decide. One, the virus by mutation, how it mutates, and second, us, how irresponsibly we behave. हम जितना irresponsible behavior करेंगे और जितना वायरस म्यूटेट होगा उतनी सीवियर और उतनी डेंजरस थर्ड वेव रहेगी. So we must wear mask. We must not call social distancing follow करो. अरे नहीं, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरी बहन है. वो भाई और बहन अगर आपके साथ रहता है तो नो प्रॉब्लम. वो कहीं और जगह रहता है तो देयर इज अ प्रॉब्लम. डोंट कॉल हिम. वो वहीं रहे, आप अपने घर पे रहिए, बात कर लीजिए, फोन कर लीजिए. दैट्स इट. नो पर्सनल इंटरैक्शन. हम कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग इज फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, सोशली अटैच्ड रहे. मानसिक तौर से आप अटैच रहे, बट फिजिकली एक दूसरे से दूर रहे. दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट. हैंड वॉशिंग किए और वैक्सीनेशन किए. शायद शुरू में किसी ने लेक्चर शुरू साइकोलॉजिकल बिहेवियर के बारे में बताया. आपने आपके प्रोग्राम का अच्छा नाम रखा है, मिशन होप.
मतलब होप कहाँ है? सब होपलेस सिचुएशन दिख रही है, होप कहाँ है? तो होप इसी में है कि कम आउट एंड हेल्प देम आउट। जिसको जो मदद चाहिए उसको दो। सोशल स्टिग्मा खत्म। कि पहले तो ऐसे सोचते थे अरे इसको कोविड हो गया, उसको सोसाइटी में मत रहने दो, वो फैमिली को बायकॉट करो। नो मोर। साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत लगता है उन लोगों को जो कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, उनको सपोर्ट कीजिए। लास्टली, वैक्सीनेशन। As I said, Covaxin already has come. It's an inactivated virus. Covishield is there. It's a recombinant replication in chimpanzee adenovirus. वेक्टर एनकोडिंग बोलते हैं। जैसे कि हम कार में बैठे, कुछ चीज ले जानी है, कार में ले जाओ, तो इसमें स्पाइक प्रोटीन लिया जाता है। चिंपैंजी एडिनोवायरस समझो कार है, उसमें सार्स सीओवी का स्पाइक प्रोटीन ले जाते हैं और बॉडी में डिलीवर कर देते हैं। बॉडी इम्यून उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स शुरू कर देती है। स्पुतनिक वी जो रशिया ने डेवलप किया है, उसमें ह्यूमन एडिनोवायरस यूज किया है, उसमें भी एंटीजेंस डाले जाते हैं और उसको भी छोड़ा जाता है बॉडी में। फाइजर मॉडर्ना ये नए टेक्निक से बढ़ाए हुए नए वैक्सीन है, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन। आपको पता हो इसके पहले दुनिया में आज तक इतने जल्दी वैक्सीन कभी नहीं बना। द अर्लीस्ट वॉज पॉसिबल इन इबोला केस, 4 साल में बन चुका था, बट उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, वो वायरस उतना बड़ा ही नहीं। बट ये वायरस इतना डेंजरस था, तो फॉर्चुनेटली मैंने जो 11 जनवरी का जिक्र किया जीनोम सीक्वेंसिंग, बिकॉज जैसे ही जीनोम सीक्वेंसिंग पता हो गया, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया और इतने शॉर्ट कम समय में, नॉट इवन इन अ ईयर, द वैक्सीन हैज कम आउट। जॉनसन एंड जॉनसन ला रहे, जायडस कैडिला ला रही है, and there are at least 40 more vaccines which are likely to come over a period of time. तो कौन सा वैक्सीन बेहतरीन है इसमें डिबेट करने की बजाय आज जो आपको मिलता है वो लो एंड टेक द प्रोटेक्शन। We don't know, we may have to take a booster dose. We don't know, we may have to have repeated vaccination. Probably like pneumonia every year. We should be prepared for it. Till this virus ends or till this disease becomes endemic of non-consequence, कहीं तो 2-4 लोगों को अफेक्ट करेगा, कहीं 200 अफेक्ट करेगा, बट पूरी दुनिया में ये नहीं अफेक्ट करेगा, तब तक तो हमको ये लेना ही पड़ेगा वैक्सीन। It could be 5 years, it could be 6 years, we don't know, till it is finally under control. Because एक ध्यान में रखना चाहिए, वैक्सीन कंट्रोल में आने के लिए 70 to 75% vaccination of the population of not only a state, not only India, but world होना पड़ेगा। हम सब वैक्सीनेट करके अगर अफ्रीका में वैक्सीनेशन नहीं होता है, सोमालिया में नहीं होता है, तो वहां से कब वायरस हमारे तरफ फिर आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। वैक्सीन होने के बाद कितने लोग मतलब पॉजिटिव हुए? यस, वैक्सीन लेने के बाद भी आपको ये हो सकता है, बट द चांसेस आर यू विल डाई बिकॉज ऑफ दिस डिसीज इज वेरी वेरी लेस। कई बार बताया जाता है कि केसेस हो रही है, डॉक्टर अग्रवाल का आपने सुना होगा, he had 2 doses of कोविड वैक्सीन बट he still died। हो सकता है। देखो, ये वैक्सीन डेवलप करते हुए जो ट्रायल लिए वो 95% सक्सेस बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि 5 जनों को कोविड हुआ था। वो जब कहते हैं कि 85% सक्सेस, तो 15 जनों को हुआ था, मतलब आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। अब उसमें से कितनों को सीवियर हुआ, कितनों को कितना हुआ, इंडिविजुअल इम्यूनिटी कितनी थी, बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स आफ्टर वैक्सीनेशन कितना था, ये सब फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि आपको कोविड होगा या नहीं होगा, और होगा भी तो कितना सीवियर होगा। द चांसेस आर बहुत बहुत कम कि आप कोविड, ये वैक्सीन लेने के बाद आपको कोविड हुआ तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़े और आपको एक खादे पे मरने की नौबत आए। द चांसेस आर वेरी 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 लेस। तो इसीलिए वैक्सीनेशन लेना जरूरी है।
कोविशील्ड 10 करोड़ में से 17,000, दैट इज 0.02%। सेकेंड डोज जिन्होंने लिया 1.57 करोड़, ओनली 5,000, 0.03%। सेम थिंग कोवैक्सीन 0.04 and 0.04%। So vaccine would be the only solution. This is my last slide. आपने सुना होगा कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। लॉन्ग कोविड उसको कहते हैं, पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड, जो चलते रहता है, आदमी उससे बाहर आ जाता है। I was giving lecture to Aurangabad University and one of the professors said, सर आप कह रहे हो कि कोविड में से वो हो गया, और अभी मेरे को फोन आया कि मेरा एक रिलेटिव का ये 23 साल का लड़का मर गया, वो तो कोविड निगेटिव हो चुका था। उसमें कॉम्प्लिकेशंस जो डेवलप होते हैं, उसमें वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन है कि हमारे ब्लड वेसल में क्लॉट्स बन जाते हैं, and these clots block various organs, vital organs like brain, heart, and that may cause death. फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, 3 टाइप के हैं, जो कॉमन मोस्ट दिख रहा है हमारे पास, म्यूकोरमाइकोसिस, बट देयर कैन बी कैंडिडा एंड एस्परगिलोसिस। आपने देखा होगा आपके शूज कि आपने कहीं शक्कर छोड़ दी तो उस पर वो फंगस आ जाती है। तो ये फंगल इन्फेक्शन कोविड केसेस में क्यों हो रहा है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जब आदमी को दिया जाता है तो आदमी की शुगर लेवल बन जाती है, शुगर लेवल बढ़ जाती है, तो एक अच्छी वजह बन जाती है ये फंगस के लिए ग्रो करने के लिए। या फिर आदमी को पहले से ही डायबिटीज होता है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होता है, तो उसकी बॉडी की शुगर लेवल हाई है। कोविड होने की वजह से इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, शुगर अप, इम्यूनिटी डाउन, इट्स अ वेरी फर्टाइल ग्राउंड फॉर म्यूकोरमाइकोसिस। इट विल एंटर योर बॉडी। और कई बार ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई किया जाता है। ऑक्सीजन आपने देखा होगा एक इसमें जाता है और वहां से बुलबुले आते रहते हैं, और वो बुलबुले में उसमें पानी मिक्स होता है ताकि वो जब शरीर में जाए तो इरिटेट ना करे। That is called humidifying of oxygen. अगर ये पानी अच्छा नहीं, ये पानी में कुछ कंटामिनेशन रहा तो अगेन पीपल विल गेट इन्फेक्शन। और इसमें पहले यहाँ थोड़ा सा ब्लैक लाइन शुरू हो जाता है, कई बार नाक बंद हो जाती है, जो डिस्चार्ज नाजल डिस्चार्ज जो ब्लैक या रेड आ जाने लगता है, एक साइड ऑफ फेस दुखने लगती है, कई बार योर दांत जो निकल के गिरने शुरू हो जाते हैं। कई सिम्टम्स बताते हैं, ये नाक में से अंदर जाके फिर आपके आंखों को ये करती है और आंखों के ऑप्टिक नर्व को ये करती है, और आपके आंख कई बार निकाल देनी पड़ती है। यू हैव टू रिमूव योर आईज टू सेव द पेशेंट। But if it goes further and it attacks your brain, then the chances of revival are very, very less. It almost amounts to certain death. और इसीलिए म्यूकोरमाइकोसिस में 50% से ज्यादा डेथ होते हैं। वो डिटेक्ट होना चाहिए। उसका ट्रीटमेंट कोविड से कहीं ज्यादा कॉस्टली है। एम्फोटेरिसिन नाम का ड्रग है, उस पर जैसा रेमडेसिविर का शॉर्टेज हुआ, अभी एम्फोटेरिसिन के लिए मुझे फोन आते हैं। एम्फोटेरिसिन इज नॉट अवेलेबल, इट्स वेरी लिमिटेड क्वांटिटी में आ रहा है, एंड यू हैव टू टेक मल्टीपल इंजेक्शंस फॉर मल्टीपल डेज। मतलब एक दिन में 5-5, 6-6 इंजेक्शन, और ऐसे 15 से 20 दिन तक लेने पड़ते हैं, तब ये म्यूकोरमाइकोसिस कंट्रोल होता है। और उसका एक ही इलाज है कि जो पार्ट अफेक्ट होगा उसको निकाल के फेंक दो। मतलब आपके दांत है या जिसको दांत के ऊपर की मसूड़े है, उसको अगर वो ये करता है तो वो निकाल के फेंक देना पड़ता है। आपके आंखों को हो गया तो आंख निकालनी पड़ती है। तो इसीलिए ये बहुत डेंजरस इन्फेक्शन है। जैसा मैंने कहा, हार्ट डिसीज होता है, कई लोगों को हार्ट मसल डैमेज हो जाते हैं, कहीं को किडनी का प्रॉब्लम होता है, कहीं को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है,
गुलियन-बारे सिंड्रोम कहते हैं, जिससे टेम्पररी पैरालिसिस हो जाता है, कहीं को पार्किंसन डिसीज, अल्जाइमर हो जाता है। जिनको डायबिटीज नहीं है उनको डायबिटीज भी हो जाता है। कॉमन इसके कोविड के सिम्टम दिखते हैं, फटीग, नर्वसनेस, ब्लड क्लॉट्स, रात को नींद नहीं आती है, स्पेशली जो आईसीयू में जगह है उनको नींद नहीं आती, रात रात सोते नहीं है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं, डरते हैं या दे बिहेव इरेशनली, इरेटिकली, तो उनको सबको ट्रीटमेंट करना पड़ता है, पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट करना पड़ता है, एंड दिस ट्रीटमेंट हैज टू बी डन बाय द एक्सपर्ट्स, एंड दिस गवर्नमेंट इज डूइंग post COVID treatment. Government has taken a decision to give free of cost and is being given, including mucormycosis, which is being covered under a scheme. I think मुझे जो भी बताना था, मैंने ज़्यादा समय भी शायद लिया, लेकिन मैंने जो मुझे बताना था मैंने आपको बता चुका हूँ. If there are any questions, they are welcome. Thank you, sir, for such a detailed, so informative guidance on this current issue of COVID. खरोखरच सर, या संकटकाळी आम्हा सर्वांना तुम्ही तुमच्या इन्फॉर्मेशनच्या थ्रू एक आशेचा किरण तुम्ही आम्हाला दिलाय की काय प्रिव्हेंशन, आम्ही प्रिव्हेंटिव्ह काय स्ट्रॅटेजी यूज करायला पाहिजे, तर आम्हाला कोविड कधी टच पण करू शकणार नाही. अतिशय मौलिक असं मार्गदर्शन आपल्या सरांनी केलं आणि त्यांचा सगळ्यात महत्वाचा जो संदेश आहे, सगळ्यात इम्पॉर्टंट जो पार्ट आहे या लेक्चरचा, तो मी एकदा सर्वांबरोबर शेअर करू इच्छिते. सरांनी ऍक्च्युली पूर्ण लेक्चरच इम्पॉर्टंट होतं. ऍक्च्युली पहिली कोविडची केस भारतामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये कधी झाली तेव्हापासून जे सरांनी आपल्या बरोबर शेअर केलं, आणि इवन बिफोर दॅट स्पॅनिश फ्लू जो 100 वर्षापूर्वी आला, तिथपासून ते आत्ता पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन म्युकरमायकोसिसचा जो इश्यू आहे, तोपर्यंत इतक्या डिटेल्ड आणि इतकी व्हॅल्युएबल इन्फॉर्मेशन सरांनी आम्हाला दिली. आणि मला वाटतं जसं सरांनी सुरुवातीला सांगितलं की वी हॅव टू स्टडी फ्रॉम ओरिजिनल अँड ऑथेंटिक सोर्सेस, अँड दॅट वॉज व्हॉट वॉज लॅकिंग. सो अवेअरनेस क्रिएट करण्याच्या दृष्टीने रिअली सर खूपच मोलाचं लेक्चर होतं हे, because many of us, we really follow WhatsApp for all these things and we really are not aware about these things. बऱ्याचशा इम्पॉर्टंट टर्म्स ज्या नॉर्मल आम्हाला लोकांना माहिती नसतात, फॉर एक्झाम्पल CT व्हॅल्यू म्हणजे काय, सायक्लिक थ्रेशोल्ड, कोरॅड्सचं कसं आपण रीडिंग करायचं, HRCT स्कोअर म्हणजे काय, सो मेनी थिंग्स सर हॅज शेअर्ड विथ अस. ही हॅज ऑल्सो शेअर्ड अबाउट सम न्यू डेव्हलपमेंट्स रिगार्डिंग रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट, की कुठच्या टेस्टवर किती रिलाय करायचं. He has told us a new ray of hope that we will be getting now rapid antigen test kits which can be used at home, and so we can really detect COVID very fast and the treatment can be done. Sir, so many things. If I start summarizing, I think it will again take a lot of time. मी एवढंच सगळ्यांना डेफिनेटली परत एकदा सांगू इच्छिते की जी चतुसूत्री आपल्याला सरांनी सांगितली, त्रिसूत्री आणि त्याला आणखीन एक चौथा अँगल, तर त्यांनी म्हटलं की मास्क आणि इसेन्शियली डबल मास्क, यूज ऑफ सॅनिटायझर, सोशल डिस्टन्सिंग आणि वॅक्सिनेशन, ह्या 4 गोष्टी जर आपण फॉलो केल्या तर डेफिनेटली ही कोविडच्या अगेन्स्टची जी लढाई आहे ती आपण त्याच्यावर डेफिनेटली मात करू शकू आणि त्याच्यामध्ये नक्की विजयी होऊ शकू. सर, आपली परवानगी असेल तर प्रेक्षकांना काही प्रश्न विचारायचे, खूप प्रश्न चॅटबॉक्स मध्ये वगैरे आहेत, तर ऍक्च्युली सगळ्या गोष्टी व्हेरी क्लिअर कट वे मध्ये तुम्ही सांगितल्या, बट let them ask if they want to. Okay sir, okay, let me go through the questions. Yeah, one of the question which I have read is about some Mexico sanitizers which are being imported. The FDA has kept them on watch list. Probably there are reports of reactions from those sanitizers and therefore it has been put on watch list. But the details I don't know. I have seen that question in that, but I'll check on that.
But mostly when it happens that any imported drug or for that matter sanitizer, if there are certain complaints about it and if it is not secure to be used by healthy individuals, probably the FDA will put it under watch list and may ban its import or stop its use. Okay. Sir, one more question I can see in the chat box by one of our madam, and she is asking that her question is, when many countries in the world are facing multiple waves, how China is able to control the COVID pandemic? China, I think the less said the better, because China के अंदर क्या हो रहा है और नॉर्थ कोरिया के अंदर क्या हो रहा है ये वर्ल्ड को कभी नहीं पता चलता. The world never knows what is happening in China and what is happening in North Korea. North Korea also, so far, they haven't reported a single case. I mean, China ने तो भी रिपोर्ट करके क्योर करवा दी कहते हैं. North Korea तो रिपोर्ट ही नहीं करता है. They say we don't have a case. So we never know. China के बारे में there's a lot of discussion going on. Right from यहाँ से भी शुरुआत होती है कि it's a man-made virus. They knew solutions, so they used it and stopped it in China, and the world is suffering. यहाँ से शुरुआत हो जाती है. And there are different reports coming every day. Today only I was reading a report that in China already in November, the people from Wuhan laboratory were showing symptoms of COVID. That was almost a month or 2 months earlier when they declared COVID as the disease or pneumonia. So China is very difficult. We never know what is happening there. Two things. One, as they claim, they have already controlled it, because that's not a democracy. That's as good as a dictatorship. So we were seeing videos when the Wuhan outbreak was there, how forcibly the Chinese government implemented the lockdown and the enforcement. And nothing comes out of China because China is not on our internet. They have their own independent internet. So nothing filters out of it, nothing goes inside it. But yes, being a dictator company or a country which doesn't believe in democracy, what kind of measures they have used to control it will only be known maybe 20, 25 years down the lane. But it's a fact that they are no more reporting they are reporting cases, but so sporadic that in a country of the having population more than India, how can there be so less cases is a question. We don't know, but they have control, that's what they claim. And they already have their own vaccines which they have developed, which is not recognized by WHO, but they have their own vaccines which they have started, but their vaccination rate is also not as high so as to ensure that there is no spread of COVID. They are yet to vaccinate more than 80% of their population. So that's not the reason why they have controlled it. Only 2 countries which have gone ahead well far in vaccination is Seychelles. But Seychelles has problem that they have used 47% Chinese vaccine and they are getting so many cases. The other is Israel, and the third is now coming up is UK and USA. They are aggressively vaccinating. Sir, there are, I guess, 3 questions from respected Mehta sir, and his first question is, what are the basic differences between symptoms of flu and COVID? Should I put all the questions together, sir? Or? Yeah, you can. So the second one is, can we erect medical oxygen plants at every hospitals? And then the third one is, can we make it mandatory rather than running Oxygen Express? Pardon? Third one? Can we make erecting medical oxygen plants in every hospital? Can we make it mandatory rather than running Oxygen Express? Okay. And the first one was about? First one was the basic difference between symptoms of flu and COVID. Correct.
See, flu symptoms and COVID symptoms. In fact, flu, or for that matter, any infection which involves your lungs is likely to lead or likely to go into its complication as pneumonia. And COVID also goes into pneumonia. So upper respiratory tract infection, as we call them, may it be flu or may it be cold that we have, common cold, or even infections like SARS or that kind of infections. These all infections involve our upper respiratory tract, and they all almost practically show same symptoms like cough, sore throat, then fever. These are very common symptoms in all these studies. Therefore, the differential diagnosis, as we say it, how to differentiate between a common cold or common flu and the COVID is only by testing for COVID flu. Only going by symptoms, one may very well confuse between flu and COVID. And therefore, Government of Maharashtra had decided to go ahead with a policy of flu clinics in everywhere, so that people will come with the symptoms of flu, and the doctors there would, based on the symptoms and the diagnosis, would differentiate between whether it's a common flu or whether it's a COVID one. That's the reason. And practically symptoms are almost same. Only thing is the severe COVID symptoms are not seen in common flu, like the one involvement of various organs. That's very common in COVID. You would see people having their kidneys involved, their heart involved. That may not be seen in a common flu. That will never be seen in a common flu. Oxygen saturation will very, very rarely drop in a common flu. It is very common for COVID infected patient, especially the severe COVID infected patient, to show the oxygen drop, which is not seen in flu. Common flu, it is not seen. As far as oxygen erection plant is concerned, the government has already started to increase or wrap up our oxygen production. Right now, Government of Maharashtra is generating 1250 metric tons, 1000 metric tons of oxygen plant. That's a liquid nitrogen. When we convert it into gas, it becomes multifold. So that's what we have the production capacity. The Government of Maharashtra required almost more than 2000 when we had our peak of our cases in second wave. So Government of Maharashtra decided by June end, we'll be having a production capacity of 3000 metric ton, almost 1.5 times what was required in second wave when it was at its peak. And it has not been made mandatory for private hospitals, but every government hospital will have an oxygen generation plan, not the oxygen storage plan we earlier used to have. We earlier used to have oxygen storage plans, wherein the liquid oxygen was brought from some other place and was stored in it and was being utilized. Now we have switched over to a new technology wherein we are gathering the oxygen from the atmosphere itself and generating it at that particular point itself. So that's the major change, and we should be having sufficient oxygen in by the end of June and or mid of July. सर एक प्रश्न असा आहे मराठीमध्ये की कोरोनाची तिसरी लाट भारतात येऊ शकते म्हणून खबरदारी कोणती घ्यायची. आय थिंक व्हेरी डिटेल यू हॅव ऑलरेडी डिस्कस, बट त्याच्यामध्ये असा एक पार्ट आहे की तिसरी लाट लहान मुलांना घातक ठरू शकते, तर काही स्पेशल त्याच्या संबंधी खबरदारी घ्यायला पाहिजे का? खबरदारी घेतली पाहिजे. लहान मुलांच्या बाबतीत आपल्याला जास्त काळजी घेतली पाहिजे. इनफॅक्ट आय वॉज अबाउट टू स्पीक बिकॉज पण माझं इतकं लेंदी झालं होतं ऑलरेडी की लहान मुलांच्या बाबतीत वी नीड टू बी व्हेरी कॉशियस. एक त्याची चांगली बाजू ही आहे की लहान मुलांना एवढा सिव्हिअर कोविड होत नाही. दॅट इज द प्लस पॉइंट ऑफ इट.
त्याचं कारण असं आहे की कोविड मधले जे स्पाइक प्रोटीन म्हणतात त्याला, असे असतात की जे येऊन आपल्या सेलला पकडतात आणि हे पकडणारे याला एस रिसेप्टर म्हणतात, जे आपल्या शरीराच्या पेशींवर असतात त्याला येऊन पकडतात. हे रिसेप्टर लहान मुलांमध्ये डेव्हलप झालेले नसतात आणि त्याच्यामुळे कोविडचा विषाणू त्याला पकडू शकत नाही तेवढा घट्ट, आणि म्हणून लहान मुलांना इन्फेक्शन हे सिरियस किंवा सिव्हिअर होत नाही. पण आपल्याला माहित नाही, मी म्हणलं ना सुरुवातीला, 2 जण ठरवणारे आपण कसं वागणार आणि तो कसं वागणार. त्याच्यात म्युटेशन झाले आणि त्यांनी काही त्याच्यात असे बदल करून आणले की तो त्याला पकडू शकेल, तर मग कदाचित आपल्याला तशा केसेस दिसतील लहान मुलांमध्ये. लहान मुलांमध्ये काळजी घेताना सगळ्यात महत्वाचं त्यांच्या आई वडिलांना फार त्याच्या बाबतीत जागरूक राहावं लागणार आहे. इनफॅक्ट मी आता माझे लेक्चरचा विषय, दुसरा विषय तो सुरू करतोय की थर्ड वेव्ह साठी लहान मुलांना कसं प्रोटेक्ट करायचं. कारण लहान मुलांना प्रोटेक्ट करणं जास्त अवघड असतं. मला बऱ्याच वेळेस विचारलं जातं, सर लहान मुलांना कसं आपण सांगायचं की तुम्ही मास्क घाला रे, तुम्ही हात वारंवार धुवा रे, तुम्ही ते गर्दी करू नका रे एका ठिकाणी. मी म्हणलं हे आहे, वस्तुस्थिती आहे की लहान मुलांना सांगणं अवघड आहे. पण लहान मुलांचं एक लक्षात घ्या, लहान मुलं आचरण फार लवकर करतात. वडील सिगरेट पिणारे असतील तर त्या घरातला लहान मुलगा एकदा तरी सिगरेट हातात घेऊन पाहिलंच. वडील दारू पिणारे असतील तर लहान मुलगा नक्की बॉटल हातात घेऊन तशी ऍक्शन करून पाहिलंच. म्हणून वडिलांनी जर का मास्क वापरला, वडिलांनी जर का वेळोवेळी हात धुतले, तर मुलं वागतात, चांगली वागतात. आणि इनफॅक्ट त्यांना थोडं मोठेपण द्या, मुलांना सांगा किंवा तू आमच्यावर वॉच ठेव, आम्ही बाहेर आल्यानंतर आम्ही तरी हात बरोबर धुतो का, आम्ही मास्क घालत नाही का, आम्ही मास्क न घालता कुठे बाहेर निघाले तर आम्हाला तू थांबव. सो दे वुड बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल आणि त्यांच्यात ती एक प्रकारची जाणीव निर्माण होईल. आणि इफ यू स्टार्ट बिहेविंग, you will, but if you don't behave, if you don't wear mask and you move out, he will say, अरे माझे पप्पाच घालत नाही, मी काय घालायची गरज आहे. ते स्वतः तर असंच फिरतात, मला तर सांगतात घाल म्हणून स्वतः तर तसंच फिरतात. सो द मोस्ट, म्हणजे मुलांच्या बाबतीत एक सगळ्यात महत्वाचं आहे की दे अडॉप्ट व्हॉट देअर पॅरेंट्स डू. सो स्वतःपासून सुरुवात करा and they will start behaving. Tell them they can play, but following a distance. मग तशा प्रकारचे खेळ ते खेळू शकतात का? Can it be football? Can it be cricket? Which is far off, and they can play. बाहेर, मी परत सांगतो, बाहेर कोविड कॉन्टॅक्ट करायची शक्यता कमी असते. जर का ती सगळी मुलं एकाच खोलीत बसून खेळायला लागली तर ती जास्त शक्यता वाढते. Let them play in open, let them play in ground. I know there are certain problems because of the lockdown. Now they can't go out, but soon we'll be relaxing it in phases. And gardens and open playgrounds will be the first which will be opened up. Sir, the principal ma'am has put a question here. She's asking that in April there were some 12,000 cases per day, but now there are around 1,500. So how was the rate controlled? You're talking with reference to Mumbai or it's in general? Mumbai, see, there were two different things that we did. In Mumbai also, what was done by the municipal commissioner there was, they had come out with different themes. We are talking of break the chain, chase the virus. So virus को ढूंढो, निकालो उसको बाहर. Virus ला शोधण्याचं we say trace, track, ट्रीट. म्हणजे व्हायरसला पहिले शोधा, कुठं आहे तो व्हायरस, म्हणजे पॉझिटिव्ह माणूस शोधा. सो टेस्टिंग वाढवा. दे रॅम्प्ड अप टेस्टिंग टू एक्सटेंट ऑफ ऑलमोस्ट 80,000 to 1 lakh. Mumbai at one point of time was going at a so aggressive testing that people were taken out, those who were positive. Then their contacts, they were also taken out. So society मधनं जेव्हा आपण काढून घेतो बाहेर, automatically spread from one person to another stop व्हायला लागतो. So that contact tracing
chase the virus. त्यांनी थीम त्यांनी ऑपरेट केली and they succeeded in it. जसं जसं टेस्टिंग वाढवत जातो तशी पॉझिटिव्हिटी खाली येत जाते आणि slowly after a period of time you find the number of cases go down. मला फक्त एकच भीती आहे जे आपण प्रत्येक वेव्ह मध्ये पाहतोय, the moment cases go down people will become casual, their approach becomes more casual. अब खत्म हो रहा है, ये खत्म नहीं होगा. The virus is waiting. We are waiting for lockdown to open. So is virus also is waiting. Because he knows, I mean, I'm just giving an example. He doesn't know anything. It's a particle. But the moment the people will come out, he will find fertile ground wherein it can increase. And the cases would increase. And that's what my fear is. And therefore, I'm talking to so many people. Please follow these restrictions. The most common mistake that we find is being made is calling the near ones and dear ones at home, going to near ones and dear ones. कहीं हमारी सिस्टर है, कहीं हमारा भाई है, अरे 2 महीने हो गए नहीं मिले, कैसे हो सकता है ये? Last year, गणपती नंतर ते गौरी गणपती करतात. I have seen at least 5 known माझ्या जवळच्या केसेस की त्या निमित्ताने सगळे नातेवाईक एकत्र आले, 18 ते 19 जण पॉझिटिव्ह झाले. And the worst situation was of the senior most male member of the family who had to go on ventilator. कारण सगळेजण एकत्र, आणि काही नाही, ते तिघेच भाऊच होते, फक्त वेगवेगळ्या ठिकाणी राहत होते. गौरी गणपती झाल्या म्हणून जेवायला सगळे एकत्र आले, घरातले त्यांचे वडील, आणि ते सगळेजण इन्फेक्ट झाले. The worst sufferer was his father, who was on ventilator for almost 12 days. So that's, we will have to be very careful about. कितीही जवळचे असो किती. As I said, if they are not part of your bio bubble, better not call them, better don't go to them. You also don't go to them and break their bio bubble. And don't invite anyone to break your bio bubble. Follow it. That's it. Sir, one more question is there. Hello. Yes, please go ahead. I'm listening. Yeah. One more question is there कि अगर वेंटिलेशन नहीं होता है या वेंटिलेशन कम है, ये एक रूम में ज्यादा लोग हैं, तो क्या इसका असर जो है SpO2 लेवल पे होता है? SpO2 पे नहीं होता है, लेकिन वायरस ट्रांसमिशन पे होता है. देखो, जो नेचुरल हवा में 21% ऑक्सीजन रहता है और बाकी नाइट्रोजन वगैरह बाकी के गैसेस रहते हैं. हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट, हमारा हीमोग्लोबिन जो भी हवा में ऑक्सीजन है उससे हमको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है. अगर आप बोलोगे कि 10 बाय 10 के कमरे में हम 50 आदमी आ जाएंगे तो यस, सफोकेशन शुरू हो जाता है. आप कई बार देखते हो कि अरे भाई बहुत सफोकेशन हो रहा है, मैं थोड़ा बाहर होके आता हूँ. तो दैट्स द टाइम व्हेन एवरीबॉडी एक्सहेल्स कार्बन डाइऑक्साइड and the oxygen level in the air itself drops down. Then you may have drop in oxygen level, but not a drop as seen in COVID. वो नहीं होगा. But yes, थोड़ा सा suffocation होता है. हम बोलते हैं हम थोड़ा बाहर जाके घूम के आएंगे, बहुत ही suffocating हो रहा है. तो बेस्ट थिंग इज क्राउड मत करो. थैंक यू सर. थैंक यू. राम साहब, मैं पूछूं? हाँ, जरूर. ये आपने बोला कि जिसको कोविड हुआ है अभी और जिसको हो गया वो उसको हेल्प कर सकता है. पहले हो गया था तो उसको हेल्प कर सकता है, लेकिन वो आदमी को भी हमें आइसोलेट करना, क्वारंटाइन करना चाहिए. क्वारंटाइन करना चाहिए, नहीं तो वो स्प्रेड करेगा ना वायरस को. नहीं, जिसको हो चुका है, हाँ, वो 14 दिनों के बाद कोई वायरस पार्टिकल बाहर फेंकता नहीं है. वैसे तो 10 दिनों के बाद ही फेंकता नहीं, हम 14 दिन बोलते हैं उसको, 4 दिन ज्यादा. और अगर बाई चांस एक आधा आदमी RT-PCR पॉजिटिव भी बताता है तो वो बिकॉज ऑफ डेड वायरस पार्टिकल,
वो कोई किसी को कोविड नहीं दे सकता जिसको है और उसको 14 दिन के ऊपर हो गए हैं, वो कोविड ट्रांसमिट नहीं करता। बट एक उसमें मैं थोड़ा सा कॉशंस दे रहा हूं कि सेकंड वेव में ये दिखाई दे रहा है कि लोग दोबारा कोविड से इन्फेक्ट हो रहे हैं। मतलब पहली बार कोविड हो चुका है और फिर दोबारा हो रहा है। तो ये थोड़ा सा दिख रहा है सेकंड वेव में कि पीपल आर गेटिंग इन्फेक्टेड अगेन विथ कोविड, मतलब दोबारा कोविड हो। एक बात सर्टन है कि एक जिसको कोविड हो चुका है वो 14 दिन के बाद दूसरे को ट्रांसमिट नहीं करता। अब वो नहीं करेगा, लेकिन जिसको कोविड हुआ है उनको वो हेल्प कर रहा है। हाँ, तो फिर वो ट्रांसमिट कर सकते हैं ना। कर सकता है, लेकिन हम इसलिए ये बोल रहे हैं कि घर में का वो आदमी सबसे अच्छा है क्योंकि उसको कोविड हो चुका है तो उसके बॉडी में एंटीबॉडी काफी रहती है। उसको तो नहीं होगा, लेकिन वो दूसरे को दे सकता है ना। नहीं देखो, नहीं दे सकता। नहीं देखो, घर में समझो, मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं कि एक पिताजी है, उनको कोविड हो गया है, बेटा जिसको पहले हो गया था वो उसको मदद कर रहा है, तो बेटे मतलब पिताजी से फिर बेटे को तो होने का सवाल ही नहीं, और हाँ। बेटे के थ्रू किसी और को होने का सवाल नहीं। जिसके इसमें वो गया तो उसके बॉडी में गया तो वो बॉडी उसको खत्म ही कर देगी जो वो वायरस, तो वो किसी को नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाएगा। और ये करते वक्त भी हम ये बोल रहे हैं कि आपको मास्क वगैरह तो सभी यूज करना है। वो प्रिकॉशन तो आपको लेनी ही है, मतलब ग्लव्स पहने हैं उसको, और सर्व करते वक्त, बाहर आते वक्त, वो तो सब प्रिकॉशन लेनी है। लेकिन मान लो अगर पिताजी बीमार है और उसको मदद करने माताजी गई, उनका भी एज ज्यादा है, तो उनको तो कोविड हो गया तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि घर का कोई यंग वन जो जिसको कोविड हो गया तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं भी हुआ तो उसने जाके मदद करना चाहिए। दैट इज द बेस्ट पॉलिसी। जो काफी हट्टा कट्टा है, जिसका इम्यूनिटी पावर ज्यादा है, ना कि जिसका इम्यूनिटी पावर कम है। जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा है वो जाके मदद करे। अगर सीनियर सिटीजन दो घर में है, एक को हो गया तो दूसरा सीनियर सिटीजन जाके उसकी मदद ना करे। बेटर है कि उसका बेटा या पोता या कोई और जो काफी हट्टा कट्टा है वो मदद करे। Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you. There is a question about someone is asking that there are more cases in flats because of common water pipeline. Is it true? No, absolutely not. It's not truth. There is a discussion being going on that through drainage pipeline it can pass. तो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि इसीलिए हम कहते हैं कि जिसको कोविड हुआ है उसका टॉयलेट किसी ने और ने यूज नहीं करना चाहिए। बट इट इज अनलाइकली कि ड्रेनेज पाइपलाइंस में के जाके ऊपर के फ्लैट वाला नीचे के फ्लैट में आए और नीचे के फ्लैट वाला और किसी के फ्लैट में जाए, ये पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली, वाटर में से तो इन्फेक्शन है ही नहीं, इट्स नॉट वाटर बॉर्न इन्फेक्शन। थर्ड, फ्लैट में क्यों हो रहा है? कई बार सेकेंड वेव में फ्लैट्स में ज्यादा हो रहा है। जैसा मैंने कहा है कि पहली वेव में मैक्सिमम क्राउडेड लोकेलिटी में, झुग्गी झोपड़ी में कोविड आ चुका। अब वहां लोग बचे ही नहीं इन्फेक्ट करने के लिए, तो वो जाएगा कहाँ वायरस? तो वो देख रहा है कि भाई फ्लैट्स में लोग अच्छे हैं, जहाँ अभी तक नहीं हुआ, चलो उधर चले हम, और उधर जाके इन्फेक्ट कर रहा है। दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ वाटर सप्लाई, एब्सोल्युटली नॉट। Sir, one more question just now. It's there in the chat box. It is about vaccination, and she's asking that when can we anticipate vaccination to begin in full swing, especially below 45? After July, Okay. in full swing, for the simple reason, the requirement of vaccine as far as Maharashtra is concerned for 18 to 45 age group is 6 crores. And the type of supply that we are getting from Serum Institute, Covaxin, and even the Sputnik included, may not go to that level. Serum Institute is adding up its capacity, so is Covaxin, or Bharat Biotech is adding. So they are likely to come with additional production somewhere between June, July. And we hope by that time some more additional, like Zydus Cadila I was speaking about,
and some other vaccines are likely to come in market. So vaccine availability would be more by that time, and then we could have a full swing vaccination. Though Maharashtra government has started again a policy of 18 to 45 vaccination from today, but the vaccine would be not in that quantity as is required. Thank you, sir. Thank you. Thank you. If there are any more questions, I have left my email ID in the chat box. So anybody wanting to have or is having some questions, they can just put and query. My only appeal to all of you would be, so many doctors, so many healthcare workers, so many sanitary people, so many frontline workers have led their lives, including common man. So if at all we are to pay them tributes, the best tribute would be through our COVID appropriate behavior. We should not forget them. It could be our relative, it could be our doctor, it could be our frontline worker. He has led his life for us, and therefore it is our responsibility to ensure that this virus spread, this pandemic ends as early as possible. And what each one of us can do is by ensuring that we are not violating the norms which have been laid down for COVID prevention. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you, sir. It's really informative. So with your permission, shall I leave? So 1 minute, please. Before we wind up, I request Mansi Madam to give vote of thanks. Thank you, sir. I really feel privileged to propose the vote of thanks today on behalf of management, principal, and entire fraternity of our college. I think thank you would be a very small word for today's session. Indeed, sir has guided us in so detail and on each and every aspect of fighting this battle against Corona. And in a way, he has empowered us. He has empowered us all to face this crisis by being more informative and with the authentic information. Sir, thanks a lot. Thank you very much for your expert advice. धन्यवाद सर. जगभर दहशत पसरवणाऱ्या या शत्रूचा सामना करण्याचं आव्हान निर्धाराने पेलताना आणि अव्याहत कार्यरत असतानाही वेळात वेळ काढून तुम्ही आमच्या या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाल्याबद्दल आणि अतिशय मोलाचं मार्गदर्शन केल्याबद्दल आम्ही आपले शतशः आभारी आहोत. I would like to express a sense of gratitude to respected Dr. Mohan Bhai Patel sir for being a constant source of encouragement. For being the guiding force behind this mission book. Our sincere thanks to all the management members for extending this opportunity to contribute in our bid in this noble cause. I take this opportunity to thank Principal Madam for being the source of inspiration to face the challenges in a positive way. I also thank my motivated and dedicated colleagues for making this mission hope a reality. Finally, a big thank you to all the attendees for joining this session. I request all to kindly stand for the national anthem. ने फोन करो गौरव बताया तो एक पूरे की तो अंक रिपीट करो वो जी इन्फेक्शन डिसीज वाली को टाइम दो छु હું જે ડિસ્કસ કરું છું પછી તમને બોલો કરજો કાલે ની આનો રિપોર્ટ આવતા બે દિવસ शुभ आशीष मागे
Thank you, sir. It was really excellent. I think is he there? Or Yes, yes. he's there? I He's can't left. see him. He's left. He's left, I think. Anyway.